अचानक से एक स्कूल ट्रिप पर एक गॉडेस सभी स्टूडेंट्स को दूसरी दुनिया में समन कर लेती है, जिस दुनिया के वो हीरोज बनेंगे। पर टोका की स्किल सबसे कमजोर होती है, तो वो उसे सभी यूजलेस समझकर ऐसे डंजन में डाल देते हैं जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। टोका एक प्रताड़ित लड़का है जिसे बचपन में उसके माँ बाप इतना ज्यादा पीटते थे कि वो अब सारी दुनिया से घबराया हुआ रहता है। वो अपने क्लासमेट से भी दूर रहता है ताकि कोई उस पर ध्यान ना दे। वहीं एक ट्रिप के दौरान क्लास के लीडर को एक लड़का परेशान करने लगता है और वो उसकी बुक वापस नहीं दे रहा था। पर वहाँ पे किसी को भी इस बात की नहीं पड़ी थी, यहाँ तक कि टीचर भी इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था। तो हार कर उसकी मदद करने के लिए टोका खड़ा हो जाता है और घबराया हुआ ओयामाडा से उसकी बुक को वापस देने को कहता है। ओयामाडा उसे देख के कहता है, अब तुम जैसा नल्ला भी मेरे सामने खड़ा होगा। वो उसकी भी बैंड बजाने ही वाला था, पर तभी पीछे से किरीहारा उसे पीछे हटने को कहता है। ओयामाडा उसके पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो टोका को उसे सबक सिखाने दे, पर किरीहारा कहता है, हम सभी की तरह तुम टोका को इग्नोर करो, उस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है और सोगो की बुक को वापस दे दो। तो हार मान के वो सोगो को बुक वापस दे देता है, पर बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, तो वो एक दूसरे स्टूडेंट को परेशान करने लगता है। आखिर में परेशान होकर टीचर उसे चुपचाप बैठने को कहते हैं। इसके बाद पूरी बस में शांति का माहौल हो जाता है, पर तभी सारे स्टूडेंट्स एक अजीब से रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो सभी कंफ्यूज हो रखे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी गॉडेस विशेस उनका स्वागत करने आती है और कहती है, बहादुर वॉरियर्स, हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। वो बताती है कि जब भी डीमन एम्परर अपनी सेना के साथ उनकी किंगडम पर हमला करती है, वो हीरोज को समन करते हैं। 200 साल पहले हीरोज ने डीमन को खत्म कर दिया था, पर अब वो फिर से वापस आ चुका है, इसलिए उन्होंने दूसरी दुनिया से हीरोज बुलाए हैं ताकि वो उस डीमन एम्परर को हरा सके। पर स्टूडेंट्स को अभी तक इन सारी चीजों पे यकीन नहीं हो रहा था, पर क्योंकि उनका टीचर ठरकी था, वो उनसे कहता है कि अभी के लिए वो गॉडेस विशेस की बात माने। इसके आगे गॉडेस कहती है कि वो सभी चाहे तो उसकी बात नहीं मान सकते हैं, पर उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि इसके बाद वो वापस नहीं जा सकते। किरीहारा पूछता है, तो क्या अगर हम आपकी बात मानते हैं तो वापस हम अपनी दुनिया में जा सकते हैं? गॉडेस हाँ कहती है, पर ऐसा करने के लिए उन्हें एक स्पेशल आइटम की जरूरत होगी जो डीमन एम्परर को हराने के बाद ही मिल सकता है। ये सब सुन के ओयामाडा भड़क जाता है। वो कहता है कि इन सब चीजों से हमारा क्या लेना देना, पहले तो बिना परमिशन के तुमने हमें यहाँ बुला दिया और ऊपर से तुम अपना हुक्म भी चला रही हो। ये सुन के गॉडेस घुटनों पे आ जाती है और कहती है कि हीरोज, हमें सच में तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज हमारी मदद करो। सोगो कहती है कि हम तो बस ह्यूमंस हैं, हम भला आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? पर गॉडेस कहती है कि इस दुनिया में आने के बाद तुम सभी आम ह्यूमंस नहीं बचे हो, तुम सब में पावर्स आ चुकी हैं। इसके बाद विशेस के ऑर्डर पर कुछ सोल्जर्स एक इंसान को एक मॉन्स्टर के सामने छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस प्रिजनर को खा जाता है, जिसके बाद गॉडेस उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देती है। ये सारी चीजें देखकर वो सभी डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है। इसके बाद वो एक क्रिस्टल मंगवाती है जिससे वो सभी अपने हिडन स्किल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपनी पावर्स को चेक कर रहे थे और उसी के हिसाब से उन्हें रैंक दिए जा रहे थे। इस छुछुंदर को ए रैंक मिल जाता है और किरीहारा को एस रैंक और साथ ही सोगो को भी एस रैंक मिलता है। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स को अपने रैंक का पता लग जाता है और अब आखिरकार टोका की बारी थी, पर उसके पास इतना कम मैजिक था कि गॉडेस उसे रैंक देने लायक भी नहीं समझती और टोका सोचने लगता है दूसरी दुनिया में भी मैं नल्ला ही हूँ। वहीं जब यासु वहाँ जाता है, उसकी एनर्जी से क्रिस्टल काला हो जाता है। गॉडेस कहती है कि ऐसा हिस्ट्री में सिर्फ एक बार हुआ है और वो डार्क हीरो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था और यासु को देख के लग रहा था कि अब लोगों को प्रताड़ित करने की उसकी बारी है। इसके बाद सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर रहे थे। वहीं टोका के स्टेटस में कुछ दिखाने लायक था ही नहीं और उसे स्टेटस स्क्रीन एक ई रैंक हीरो बता रही थी। टोका जब गौर से देखता है, उसके पास एक इनहेरेंट स्किल थी। इनहेरेंट स्किल वो स्किल्स होती हैं जो कि हर हीरो के लिए यूनिक होती है। कुछ स्किल्स को तुरंत ही यूज किया जा सकता है, वहीं कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिन्हें की अनलॉक करना पड़ता है। इसके बाद गॉडेस सभी को बताती है कि वो उनकी सक्सेस के लिए एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करेंगे। गॉडेस सभी स्टूडेंट्स को ऊपर बुलाती है और सभी सोल्जर्स टोका को धक्का देकर नीचे लेकर जाते हैं। गॉडेस कहती है कि टोका एक ई रैंक हीरो है और पास्ट में हमेशा ऐसा होता आया है कि कमजोर हीरो स्ट्रॉन्ग हीरोज को पीछे घसीटते रहते हैं, वो बाकी हीरोज के लिए बस एक बोझ बनेगा। तो ऐसे में तुम्हें ठिकाने लगाना ही सबसे बेहतर होगा, पर ऐसे ही किसी हीरो की जान लेना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए वो उसे एक और चांस देना चाहते हैं। तो उसे मारने की जगह तो वो उसे एक खंडर में भेज देगी। अगर वो वहाँ से जिंदा वापस आ गया तो वो इस दुनिया में जैसे चाहे वैसे जी सकता है। टोका पूछता है कि क्या वो खंडर खतरनाक है? गॉडेस बताती है कि वो ऐसी जगह है जहाँ एग्जीक्यूशन के लिए क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। टोका किसी तरह इससे निकलना चाहता है और उसे अपनी इनहेरिटेंस स्किल के बारे में बताता है, पर गॉडेस कहती है कि एबनॉर्मल स्किल्स और स्टेटस बिल्कुल यूजलेस होते हैं, जिन्हें जैसे काम करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करते, और अगर वो काम करते भी हैं तब भी किसी काम के नहीं होते। टोका कहता है, एक तो तुमने मुझे बिना मेरी इजाजत के
यहाँ बुलाया और अब तुम मुझे मारना चाहती हो। किरीहारा कहता है कि अब बस भी करो, तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद यासु टोका के पास आता है। उसे लगता है कि वो उसकी मदद करने आया है, क्योंकि स्कूल में टोका हमेशा उसकी मदद करता रहता था, पर नई ताकत की आने की वजह से वो भी बाकियों की तरह बुली बन चुका है और उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाने के बाद कहता है कि तुम्हारा मरना ही बेहतर होगा। अब टोका को समझ आ चुका है कि यहाँ कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता, उल्टा वो सभी खुश होंगे अगर वो मर जाए तो अब वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है और विशेष उसके लिए एक मैजिक बैग फेंकती है। पर तभी वहाँ सोगु खड़ी होती है और कहती है कि ये गलत है और वो गॉडेस को फिर से सोचने को कहती है, लेकिन गॉडेस ने अपना डिसीजन बना लिया था और वो उसे बेहोश कर देती है ताकि वो दोबारा कुछ ना बोल सके। टोका इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो अपने अबनॉर्मल स्टेटस का यूज करके गॉडेस को पैरालाइज करना चाहता है, पर गॉडेस पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये गॉडेस होने की वजह से वो अपने चारों तरफ हमेशा एक एंटी अबनॉर्मल शील्ड को बनाकर रखती है। इसके बाद किरीहारा उसे अपनी ताकत दिखाता है कि उन दोनों के बीच में कितना फर्क है, जिसके बाद सभी लोग उससे कहते हैं तुम्हारा मर जाना ही ठीक रहेगा। ये सब देख के टोका रोने लगता है, पर असल में वो जो नल्लापंती करता था वो सब एक एक्टिंग है। अपनी असलियत को उसने बचपन से ही छुपा कर रखा है, पर अब उसे और छुपने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीपोर्ट होने से पहले वो गॉडेस से कहता है अगर मैं वापस जिंदा आ गया तो मैं तुम में से हर एक से बदला लूंगा। इसके बाद वो खंडर में टेलीपोर्ट हो जाता है। उस पाउच की मदद से वहाँ उजाला कर देता है। उसके चारों तरफ काफी सारे स्केलेटन्स थे और तभी अचानक से उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे वो किसी तरह बच जाता है। वो बिना सोचे समझे बस भागे जा रहा था। भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और जैसे जैसे मॉन्स्टर उसके करीब पहुंचता है उसके दिल में डर नहीं था बल्कि नफरत और गुस्सा था उनके लिए, जिनकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। उसके पास ना ही कोई यूजफुल स्किल्स है ना ही कोई वेपन, क्योंकि उसके अब नॉर्मल स्टेटस स्किल्स तो किसी काम के नहीं है। पर फिर भी वो कोशिश करता है और मॉन्स्टर के ऊपर पैरालाइज कास्ट कर देता है। और वो ये देख के हैरान था कि वो मॉन्स्टर सच में रुक जाता है, पर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वहां से भागने लगता है। पर भागते भागते उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखकर टोका फिर से पैरालाइज स्पेल का यूज करता है, जो कि इस बार भी काम कर जाती है। उसे लगा था पिछली बार तो बस तुक्का लग गया होगा, पर उसकी स्किल दूसरी बार भी चल गई थी, क्योंकि गॉडेस ने कहा था कि अब नॉर्मल स्किल्स का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। इसके बाद जब वो अपनी स्टेटस देखता है उसका मैजिक लगभग खत्म हो चुका था। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर पे पॉइजन का यूज करता है और इसका असर भी उस पर हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके स्पेल्स इन मॉन्स्टर पर काम कैसे कर रहे हैं। इसके बाद उसके माना पॉइंट्स 0 हो जाते हैं और उसे नहीं पता क्या होगा अगर उसने फिर से अपनी स्किल यूज की तो। पर तभी वो पहले वाला मॉन्स्टर उसके स्पेल से आजाद होकर वहां पहुंच जाता है। इसके बाद टोका फिर से उस पर पैरालाइज स्पेल का यूज करना चाहता है, पर इस बार वो फेल हो जाता है, तो उसे उस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करना पड़ता है। और तभी सिस्टम उसे वार्न करता है कि वो एक स्पेल को एक से ज्यादा बार सेम टारगेट पर यूज नहीं कर सकता। तो वो मिनाटोर पे स्लीप कास्ट करता है, जिससे वो वहीं सो जाता है। जिसके बाद वो उस पे पॉइजन भी कास्ट कर देता है। वहीं क्योंकि उसके माना पॉइंट्स खत्म हो चुके थे, अब इन स्पेल्स के लिए उसकी एनर्जी यूज हो रही थी और वो बहुत ज्यादा थक रहा था। पर उसके सामने अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। ये देख के टोका एक एक करके उन सभी को पैरालाइज करना शुरू कर देता है, पर इसकी वजह से वो खुद को होश में भी बड़ी मुश्किल से रख पा रहा था। पर वो किसी तरह सभी मॉन्स्टर्स को पैरालाइज करना जारी रखता है, पर कुछ देर में ही वो बुरी तरह से थक चुका था, पर अभी भी वो मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। उसे पता है कि अगर उसने एक और स्पेल का यूज किया तो वो बेहोश हो जाएगा, पर उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। जब वो स्पेल यूज करने जाता है तभी वो मॉन्स्टर जिसको उसने पहले पॉइजन किया था उसकी मौत हो जाती है। इसकी वजह से उसका लेवल अप होकर सीधा 258 पर पहुंच जाता है। इससे उसकी माना और स्टेमिना फिर से भर जाती है और वो आसानी से उन्हें पैरालाइज कर पा रहा था। और पीछे देखने के बाद उसे समझ आता है कि उस मॉन्स्टर के मरने की वजह से उसका लेवल अप हो चुका है। और जैसे जैसे वो पैरालाइज स्पेल का यूज कर रहा था उसकी पैरालाइज स्किल भी अपग्रेड हो जाती है और ऐसे ही करते करते उसे एक न्यू स्किल मिल जाती है और वो एक साथ कई सारे टारगेट्स पर पैरालाइज स्पेल का यूज कर सकता है। जिसके बाद वो पैरालाइज के साथ साथ पॉइजन स्किल का भी यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसका भी लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेटस स्क्रीन में सारे स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स जिन्हें टोका ने पॉइजन किया था वो सभी एक एक करके मरने लगते हैं, जिससे उसके स्टैट्स और लेवल बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्लीप स्किल को भी लेवल अप करने के लिए उन सभी मॉन्स्टर्स पे उसका यूज करने लगता है और उसे लगता है कि इतनी ताकत के साथ वो रूम से तो बाहर निकल ही जाएगा और थोड़ा और लेवल अप करने के लिए वो बाकी मॉन्स्टर्स को भी खत्म करना चाहता है। पर वो सभी उससे डर के वहां से भाग जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद टोका उस एरिया में कोई चीज ढूंढने लगता है जो कि शायद उसके काम आ सके और एक क्लोक और ब्लेड मिलने के बाद वो खंडर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। पर ढूंढते वक्त उसे याद आता है कि उसे जिंदा रहने के लिए खाना और पानी भी चाहिए, पर क्योंकि यहाँ ना ही खाना है ना ही पानी, तो वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर्स को ही खा
मिलेगा तो वो उस जगह पे वापस जाता है। वो एक मॉन्स्टर की आंख निकालता है, पर जब वो उसे खाने की कोशिश करता है उसे पता लगता है कि मॉन्स्टर की पूरी बॉडी में एसिड है, तो वो तो उन्हें खा ही नहीं सकता। तभी वो देखता है कि उसके पाउच पे लगे क्रिस्टल का रंग बदलने लगता है, जिसके बाद वो उसके अंदर और मैजिक डालता है और जब वो उसे खोलता है वो देखता है कि उसके अंदर खाने पीने की चीजें भरी हैं और आखिरकार उसे कुछ खाने को नसीब होता है। वहीं अभी के लिए तो उसे खाना मिल चुका था, पर उसे ये नहीं पता कि आगे भी उसे खाना मिलेगा या नहीं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब टोका को मॉन्स्टर्स को मारने की तो आदत हो गई है और आसपास का नजारा देखकर उसे लगता है कि मैं तो मास मर्डरर ही बन चुका हूँ। इसके बाद हम उसका पास्ट देखते हैं, जब वो बचपन में अपने स्टेप डैड को मारने की बात कर रहा था, पर तभी उसके अंकल और आंटी उसे वहाँ से ले जाते हैं, जिन्होंने उसे एक नॉर्मल लाइफ दी और उसे काइंडनेस भी सिखाया और इसीलिए वो एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जो दूसरों के दर्द को समझ सके, जैसा कि उसके अंकल आंटी थे। पर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो वैसा नहीं बन पाया, क्योंकि इन सब को मारने के बावजूद भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। इसके बाद उसके स्टेटस स्क्रीन में हम देखते हैं कि उसका लेवल 957 तक पहुंच चुका है, जिसके बाद वो फिर से मॉन्स्टर्स को मारता हुआ खंडर में और आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक रूम का दरवाजा दिखता है। वो अपने मैजिक से उस दरवाजे को खोल देता है, जहाँ 2 लोगों के स्केलेटन्स पड़े थे। टोका उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है और उनके पास से उसे एक जेम्स का बैग मिलता है। उसे लगता है कि ये शायद ऊपर जाकर उसके काम आए, इसलिए वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसा करते करते वो 24 रूम्स को एक्सप्लोर कर चुका था, जिसके बाद जब वो 25वें रूम पर पहुंचता है, वहाँ एक और स्केलेटन था जिसके पास एक लेटर है, जिससे उसे पता लगता है कि वो स्केलेटन एंगलन द ग्रेट सेज है, जो कि डार्कनेस का पहला हीरो था, जिसे विशस ने कहा था कि वो सभी हीरो से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस नोट में लिखा था कि गॉडेस ने जबरदस्ती उसे यहाँ भेज दिया जब उसे लगा कि एंगलन उसके कोई काम का नहीं बचा, और वो भले ही इतना ताकतवर था कि यहाँ तक पहुंच गया, पर वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाया। तो इसलिए उसने ये नोट लिखा है ताकि अगर कोई यहाँ तक पहुंच सके तो वो उसकी मदद हो जाए। विशस ने भले ही कहा हो कि डीमन एम्परर इविल है, पर टोका की नजरों में वो भी बहुत बुरी है, पर वो उससे ज्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसका गोल ही उससे बदला लेने का है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसे अपने बदले के लिए पूरी दुनिया को ही तबाह करना पड़े। उसे एंगलन के बैग में से फॉरबिडन आर्ट्स की एक बुक मिलती है, जिसके अंदर मेडिसिन और मैजिक टूल्स को बनाने के स्टेप्स लिखे हैं, और हीरो एंगलन ने एक नोट में अपने सारे सामान को लेने की परमिशन भी दी है। उसे फॉरबिडन मैजिक का एक स्क्रोल भी मिलता है, पर वो उसे पढ़ नहीं पा रहा था। पर टोका को लगता है कि अगर डार्क हीरो ने उसे यहाँ तक छुपा कर रखा है तो ये जरूर पावरफुल स्पेल होगा और शायद वो इससे गॉडेस को भी हरा सके। तो वो स्क्रोल को भी रख लेता है ताकि बाद में वो उसे डिसाइफर कर सके। वो वहाँ से जा ही रहा था, पर जाने से पहले वो एंगलन का क्लोक छीन लेता है, क्योंकि पहले वाले से वो ज्यादा कूल था। इसके बाद वो फिर से उसकी बुक को देखता है, पर इस बार उस पे खून से लिखा हुआ था कि सोल ईटर से सावधान रहना, और इससे टोका को लगता है कि शायद वो सोल ईटर ही था जिसने एंगलन की जान ली। इसके बाद टोका जब वहाँ से आगे जाता है, उसे सामने एक दरवाजा दिखता है, पर उसे खोलने के लिए उसे उस शेप की चीज वहाँ डालनी होगी। तो टोका उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है, और फिलहाल टोका का लेवल 1200 से भी ऊपर पहुंच चुका है। वो कहता है कि वो जितना लेवल अप हो सकता था उतना वो कर चुका है, और उससे उम्मीद है कि इतनी ताकत सोल ईटर को हराने के लिए काफी होगी। इसके बाद टोका को एक अजीब सा फेस दिखता है और उसे यकीन है कि यही सोल ईटर होगा। टोका उसे पैरालाइज करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो बाहर आता है वो फेस उसके ऊपर लेजर शूट कर देता है। यहाँ पर आने पर यह पहली बार था कि किसी चीज ने टोका को अपनी स्किल का यूज करने से रोका हो, पर वो इसे बिना हराए कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इसके माथे पर वाला जेम इसे दरवाजा खोलने के लिए चाहिए। अपनी स्किल को एक्टिवेट करने के लिए उसे ऊंचा बोलना होता है और अपने एनिमी से सर्टेन डिस्टेंस पर होना होता है, पर वो सोल ईटर उसके स्पेल को एक्टिवेट करने से पहले ही उस पर हमला कर देता है। तो उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या, पर तभी सोल ईटर दीवार को तोड़कर बाहर आ जाता है और अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वहीं इस खंडर के बाहर एक लड़की है जो कि किसी से बचकर भाग रही है। वो सोल ईटर अपना मुंह खोलकर कोई चीज बाहर निकालता है, उससे 2 लोग बाहर आते हैं और वो उन लोगों के रेप्लिकास होते हैं जिन्हें उस सोल ईटर ने मारा होता है, और ये सब कुछ उसके लिए बस एक एंटरटेनमेंट है। वो सभी टोका पर हमला करने जाते हैं तो वो उन्हें पैरालाइज कर देता है, पर वो उन पे पॉइजन का यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो भले ही ऐसे दिख रहे हो पर वो है तो ह्यूमंस ही। वहीं सोल ईटर ये सब एंजॉय कर रहा था। टोका उस पर हमला भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो रिएक्ट बहुत तेजी से करता है। टोका रोने लगता है और कहने लगता है कि वो आखिर क्या करे, वो इतना नहीं गिर सकता कि वो ह्यूमंस पर भी हमला कर दे। और जब सोल ईटर उसे देख के एंजॉय करने लगता है, टोका कहता है मैं तो नाटक कर रहा था रे, और उसे पैरालाइज कर देता है। उसे पता था कि वो सोल ईटर को पैरालाइज तभी कर सकता है जब उसका ध्यान बटा होगा। इसके बाद सोल ईटर नीचे गिर जाती है और टोका उससे पूछता है तो मेरी एक्टिंग तुम्हें कैसे लगी, और वो उससे कहता है कई सालों तक मैंने अच्छा बनने की कोशिश की, एक्टिंग करते करते तो मैं खुद ही भूल गया कि असल में मैं कैसा हूँ। आगे वो सोल ईटर पे पॉइजन स्किल का यूज करता है।
मैं सालों तक एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह बना रहा, पर अब वो नाटक बंद हो चुका है। और भले ही ये ह्यूमंस जैसे दिखते हों, पर ये सभी मॉन्स्टर्स हैं जो कि तुम्हारी कठपुतली बन चुके हैं और ये लोग मुझे मारने आ रहे थे। तुम्हें सच में लगा मैं इन्हें मारने में हिचकिचाऊंगा? जिसके बाद वो उन सभी पर पॉइजन स्किल का यूज कर देता है, जिसके बाद उसकी पॉइजन स्किल लेवल 3 पर पहुंच जाती है। जिसके बाद वो उन सभी पर स्लीप स्किल का यूज करता है और जब वो सभी मर जाते हैं उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जो सोल ईटर ने खाए थे वो सभी आखिरकार उससे बाहर आ जाते हैं और वो सभी टोका के सामने आकर उन्हें फ्री करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि जब वो रूम्स में घूम रहा था वो सभी उसके लिए चेयर कर रहे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उनका सामान चुराया है। तभी डार्क हीरो उसके सामने आता है और वो टोका को कहता है कि वो गॉडेस को हराए और उन सभी का बदला ले। इसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और टोका बिना किसी कंपनसेशन के किसी की कोई मदद नहीं करना चाहेगा, पर वो तो वैसे भी गॉडेस को हराने ही वाला था, तो वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो क्रिस्टल से दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टोका के क्लासमेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। यामाडा एक वुल्फ बीस्ट को चेस कर रहा है, वहीं किरिहारा अपने एक ही अटैक से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और अब उसका लेवल 18 हो चुका है और यासु तो अपनी नई ताकत को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है। इसी दौरान काशिमा किसी मॉन्स्टर को नहीं मार पा रही थी, पर तभी वहां असागी आती है और उसे वार्न करती है कि अगर वो ऐसे ही खड़ी रही तो उसकी जान जा सकती है। असागी उससे ये बात करने आई थी कि कुछ ही देर में पूरी क्लास फैक्शंस में बच जाएगी क्योंकि सारी क्लास मतलबी लोगों से भरी हुई है, तो इसलिए जब क्लास इवेंचुअली डिवाइड होगी वो चाहती है कि काशिमा उसकी फैक्शन को ज्वाइन करे। आगे वो कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं क्योंकि तुम एक डी रैंकर हो, तो तुम किरिहारा के एस रैंक को तो ज्वाइन नहीं कर सकती और टकाऊ सिस्टर्स तो अकेले काम करती है और रही सोगो तो वो तो जल्द ही मारी जाएगी, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे फैक्शन को ज्वाइन करो और बदले में हम तुम्हारी टेस्ट में मदद करेंगे क्योंकि तुमने अभी तक अपने पहले मॉन्स्टर को नहीं मारा है, तो हम तुम्हारे लिए एक पकड़ कर ले आए। इसके बाद वो उसे उस मॉन्स्टर को मारने को कहती है, नहीं तो उसे भी टोका की तरह ठिकाने लगा दिया जाएगा। जिसके बाद काशिमा उस मॉन्स्टर को मार देती है और रोते हुए सोच रही होती है, टोका मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। किसी और जगह पे सोगो को होश आ जाता है और उसे उठते ही सारी बातें याद आ जाती हैं। वो विशस के पास कंप्लेंट करने जाती है, पर वो मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहती है कि कमजोरों को डिस्पोज करना उनके किंगडम की पॉलिसी है, तो इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो बताती है कि सभी को टेस्ट किया जा रहा है कि वो डीमंस को मार भी सकते हैं या नहीं, और फिर से वो रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि जो लोग टेस्ट में पास नहीं हुए उन्हें भी टोका की तरह डिस्पोज कर दिया जाएगा। सोगो कहती है कि उसे उसके तरीके बिल्कुल नहीं पसंद और एक एस रैंक हीरो होने के नाते वो उसके साथ एक डील करना चाहती है कि वो अपने फर्ज तभी निभाएगी जब वो उन्हें नहीं मारेगी जो डीमंस को नहीं मार सकते। गॉडेस इस डील के लिए मान जाती है। वहीं जंगल में एक लड़की कुछ लोगों से बचकर भाग रही है और जिनसे वो भाग रही है वो 4 हट्टे कट्टे मुश्तंडे हैं। टोका खंजर से बाहर आकर अपने स्टेटस को चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो पैरालाइज और पॉइजन के इफेक्ट को अपने हिसाब से सेट कर सकता है, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए वो डीमंस को ढूंढने लगता है। आगे जाने पर वो देखता है कि कुछ बड़े से स्लाइम्स एक छोटे से स्लाइम को परेशान कर रहे थे, पर वो इतुसा स्लाइम सभी को पीछे ढकेल देता है। जिसके बाद टोका सभी को पैरालाइज कर देता है और फिर पॉइजन का भी यूज कर देता है। जिसके बाद वो अपनी नई स्किल का यूज करके उन सभी पे से पॉइजन के इफेक्ट को हटा देता है। जिसके बाद वो सभी स्लाइम वहां से डर के भाग जाते हैं। इसके बाद वो छोटे स्लाइम के पास जाता है और कहता है कि तुमने उन सभी का सामना करके बहुत अच्छा काम किया और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्किल को हटाकर वहां से जाने लगता है, पर वो स्लाइम उसका पीछा शुरू कर देता है, तो टोका उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड कर लेता है। वो स्लाइम टोका की हुडी में बैठ जाता है और टोका उसे पीछे नजर रखने को कहता है। टोका उस बुक में ऐसे मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा था जिससे वो डीमंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, लेकिन इससे पहले कि वो स्लाइम को स्ट्रॉन्ग बनाता वो उसे बताता है कि जो वो करने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। जिन्होंने उसके साथ गलत किया है वो उनसे बदला लेना चाहता है, तो स्लाइम इन खतरों को जानने के बाद भी अगर उसके साथ जाना चाहता है तभी उसके साथ रहे। ये सुन के वो स्लाइम ग्रीन हो जाता है। जिसके बाद टोका उसका नाम पिगी मारू रखता है। वो लड़की सेंस करती है कि होली वॉचर्स अभी भी उसका पीछा कर ही रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी उसे अपना स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करना पड़ता है। वो पेमेंट के तौर पर अपनी स्लीप ऑफर करती है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। वहीं जब होली वॉचर्स वहां पहुंचते हैं उन्हें पता लगता है कि वो उस लड़की को नहीं बल्कि टोका को ट्रैक कर रहे थे। वो आसानी से उसे छोड़कर जा सकते थे, पर वो हराम के पिल्ले थे। उनमें से एक कहता है
कि वो अपने सभी वैल्यूबल्स नीचे गिरा दे ताकि वो उसकी जान को बख्श दे, पर दूसरा कहता है कि वो फिर भी उसे मार देगा क्योंकि ऐसा करने में मजा आएगा। वहीं ये सब देखकर टोका डरने की एक्टिंग करने लगता है। वहीं उन सभी की बहस छिड़ जाती है कि वो उसके साथ क्या क्या करेंगे। मौका देखकर धीरे धीरे टोका पीछे होने लगता है। एक बंदा ये नोटिस कर लेता है और उसे वहीं रुकने को कहता है। टोका अभी भी डरने की एक्टिंग कर रहा था, पर असल में वो पीछे इसलिए हुआ था ताकि वो उन सभी पे एक ही साथ स्पेल का यूज कर सके। और जब बैगन उस पर हमला करने जाता है, वो उसके साथ साथ सभी को पैरालाइज कर देता है और वो सोचता है कि उसकी स्किल तो ह्यूमंस पर भी काम करती है। लगता है गॉर्जस में ही कुछ स्पेशल है। जिसके बाद वो उन सभी पर पॉइजन का यूज करके उन्हें मार देता है। तभी टोका को एक और इंसान की प्रेजेंस फील होती है और उस लड़की को भी टोका की प्रेजेंस फील होने लगती है। टोका पेगीमारू को भेजकर उस लड़की का ध्यान भटका देता है और मौका देखकर उसे भी पैरालाइज कर देता है। टोका कहता है कि वो उसे इविल नहीं लग रही है, तो इसीलिए वो उससे बात करना चाहता है। टोका उससे कहता है कि वो यहाँ का नहीं है और ना ही इस जगह के बारे में उसे कुछ पता है और उससे पूछता है कि क्या वो इस जगह के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दे सकती है। वो लड़की पूछती है कि उन चारों का क्या हुआ, क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? नहीं। जिसके बाद टोका उसके मुंह पे से स्पेल हटा देता है ताकि वो ढंग से बोल सके, पर क्योंकि वो अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता था तो उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज रखता है। जिसके बाद उस लड़की के पूछने पर टोका बताता है कि उसने अकेले ही उन चारों को मार दिया है। वो लड़की कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है क्योंकि तुम्हारी बात में मुझे जरा भी झूठ महसूस नहीं हुआ, और क्योंकि टोका ने उन्हें मारकर उसकी जान बचाई थी तो वो उससे कहती है कि वो उसके सभी सवालों का सही जवाब देगी। टोका उससे काफी सारे सवाल पूछता है और उसे पता लगता है कि जिस जगह पे वो है वो तो एलियन है भी नहीं, वो फिलहाल किंगडम ऑफ अल्जा में है, यानी गॉर्जस किसी और के किंगडम में उसे डिस्पोज कराई थी। इसके बाद टोका उसे फॉरबिडन स्क्रोल का पेज दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या वो इसे समझ सकती है, पर वो लड़की भी उसे पढ़ना नहीं जानती थी, पर वो किसी को जानती है जो शायद इसे समझ सके और वो टोका को विच ऑफ टैबूज के बारे में बताती है। कहा जाता है कि उसे फॉरबिडन चीजों की नॉलेज थी, इसी वजह से लोगों ने उसे भगा दिया और अगर टोका उससे मिलना चाहता है तो उसे लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर्स में जाना होगा, पर वो इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में है। आगे टोका कहता है कि हमारा हिसाब पूरा हुआ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए ये ठीक है? वो लड़की अग्री करती है और उसे देख के टोका को अपने आंट की याद आती है क्योंकि वो भी उसकी तरह सच ही बोलती थी। जाते वक्त वो उससे कहता है कि वो थोड़ी देर में ही फ्री हो जाएगी, पर वो उसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं लेगा। जाते वक्त पेगीमारू उसे रोकता है, पर टोका उससे कहता है कि वो सभी को मारना नहीं चाहता और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्री होने के बाद वो उस पर हमला नहीं करेगी और उससे पीछे ध्यान रखने को कहता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो नया किंगडम की प्रिंसेस है और उस किंगडम के हारने के बाद उसके सर पे बहुत बड़ी बाउंड्री रख दी गई है। इसके बाद टोका एक टाउन के गेट पर पहुंचता है जहां गार्ड उससे पूछता है क्या वो मिल सिटी के रून्स को कॉन्कर करने आया है। टोका को इन सभी चीजों का पता नहीं था तो वो हाँ कर देता है और कहता है कि वो छोटे से विलेज से आया है तो उसे ज्यादा चीजें नहीं पता है। उसकी स्टोरी उसे कन्विंसिंग लगती है और क्योंकि गार्ड्स को ऑर्डर दिया गया है कि वो जितने मर्सनरीज को हो सके अंदर जाने दे तो वो उसे अंदर जाने देते हैं। इसके बाद वो शहर के अंदर जाकर अपना नाम बदल के एक होटल में रूम ले लेता है। आगे वो शाम को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलता है। एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां लोग नशे में आकर जोर जोर से बातें कर रहे थे कि नाइट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। डिस्कशन के बाद सभी लोग अग्री करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग तो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स हैं जिन्होंने होली किंगडम निया को तबाह करके रख दिया और उनके 5 नाइट्स ही किसी देश की आर्मी के बराबर हैं क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे ताकतवर ह्यूमन और एक हीरो किलर भी है। टोका घर आने के बाद डिसाइड करता है कि उसे सबसे पहले किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि उस बुक को पढ़ सके और पेगीमारू को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उसे स्ट्रेंथनिंग पोशंस भी बनाने होंगे। और उसे याद आता है कि उस पोशन को बनाने के लिए उसे स्केलेटन किंग के बोन्स चाहिए और उन नशेड़ियों की बातों से उसे पता लगा था कि ये उसे मिल्स के खंडरों में मिल जाएगा। अगले दिन सभी मर्सनरीज एक जगह इकट्ठे होते हैं जहाँ क्रीड हार्कले सभी से कहता है कि मिल्स के खंडरों में एक नई लेयर मिली है जिसमें कि वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस ड्रैगन आई के कप को ढूंढे और जो भी उस कप को वापस लेकर आएगा उसे 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और अगर वो कुछ और भी वापस लेकर आते हैं उन चीजों को भी वो अच्छे दामों में खरीदेंगे और डीमंस को हराकर उन्हें जो भी मटेरियल्स मिलेंगे वो खुद के लिए रख सकते हैं, यानी टोका स्केलेटन के बोन्स को खुद के लिए रख सकता है। इसके बाद सभी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लग जाते हैं। वहाँ एक लड़का एक लड़की को छेड़ने लगता है और वो सेरेसी थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या। उसकी आवाज सुन के वो कहता है तुम्हारी आवाज तो किसी प्रिंसेस जैसी लग रही है। ये सुन के सभी लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं जिसके पोस्टर्स हर जगह लगे हैं। आगे वो कहता है कि वो सेरेस से मिला हुआ है और वो बहुत सुंदर है, पर जब उसने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया उसने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। सेरेस कहती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। वो बंदा कहता है कि उसने मुझे इतना घटिया ट्रीट किया था कि मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद है। सेरेस कहती है कि जो आप मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। तो वो बंदा उसे अपने कानों को दिखाने को कहता है, पर जब वो उसका कपड़ा हटाता है उसके कान एल्फ की तरह नहीं थे बल्कि इंसानों की तरह थे। उसे देख के टोका
पहचान जाता है कि ये वही है जिससे वो जंगलों में मिला था। वहीं इस चोमू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई और है। वो कहती है कि मेरा नाम मिस्ट है। अब तो तुम्हारे लिए सब कुछ क्लियर हो गया ना। वहाँ खड़े सभी लोग कहने लगते हैं ये कितना बड़ा चोमू है, ये किससे क्या समझ रहा था। और बेइज्जती होने के बाद उसे वहाँ से भागना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद टोका वापस जा रहा था, पर रास्ते में उसे सैरस मिल जाती है। टोका उसे वार्न करता है कि जो भी वहाँ हुआ गलत हुआ, पर वो इंसान तुम्हारे खिलाफ बहुत ही ज्यादा नफरत भरे हुए है और तुमने उससे पंगा लेके गलत कर दिया, तो इसलिए इसके बाद तुम्हें सावधान रहना होगा। सैरस कहती है कि वो जानबूझकर लोगों को ऐसे ट्रीट करती है क्योंकि अगर वो उनसे अच्छे से बात करेगी तो वो उससे मिलने आते रहेंगे। टोका कहता है कि वो समझ सकता है कि वो ऐसा क्यों करती है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि खंडर में जाने से पहले उसे किन चीजों की तैयारी करनी होगी और उसकी मदद के लिए वो उसे पेमेंट भी देगा। और क्योंकि ट्रैवल के लिए सैरस को पैसे चाहिए थे, वो इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को अपना नकली नाम बताते हैं। टोका कहता है कि हम दोनों ही जानते हैं कि हमारा नकली नाम है, पर हमें असली नाम जानने की कोई जरूरत भी नहीं। जिसके बाद सैरस रूम्स में जाने से पहले टोका को वो सभी चीजें दिलाती है जिसकी उसे जरूरत पड़ सकती है और उसकी मदद के बदले टोका उसे 3 सिल्वर कॉइंस दे देता है। सैरस कहती है कि जितना उसने सोचा था ये उससे ज्यादा है, पर क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी वो इन्हें ले लेती है। तभी सैरस गिरने लगती है। टोका के पूछने पर वो बताती है कि वो कई दिनों से सोई नहीं है, पर उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टोका खंडर के अंदर चला जाता है जहाँ मर्सनरीज मॉन्स्टर से डर के भाग रहे थे, पर टोका बड़ी आसानी से पैरालाइज और पॉइजन का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और जो लोग वहाँ से भागे थे वो अपने एक साथी को लेकर वहाँ वापस आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मरा हुआ देख के हैरान हो जाते हैं। वहीं अंदर जाते वक्त टोका सोच रहा था कि उस डंजन के मुकाबले यहाँ के डीमंस बहुत कमजोर हैं, जिसकी वजह से उसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे। तभी टोका उसी घोंचू को अपने साथियों से बात करता हुआ सुनता है जिसका सैरस ने मजाक उड़ाया था। वो अपने साथियों के साथ उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है। उसे खुंदक चढ़ी हुई है कि वो लड़की उसका मजाक उड़ाने के बावजूद भी जिंदा कैसे है, और वो प्लान बनाता है कि वो जानबूझकर उसे डीमंस के आगे फेंक देगा ताकि वो उसके सामने तड़प तड़प कर मर जाए। तभी वहाँ टोका आ जाता है। उन्हें लगता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। टोका कहता है रुक जाओ, ये मेरी गलती है कि मैं गलत समय पे गलत जगह पहुंच गया, पर वो घोंचू फिर भी उस पर हमला करने चाहता है। तो टोका उनके ऊपर पैरालाइज और पॉइजन का यूज करता है। टोका कहता है कि मुझे लोगों को मारना बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर तुम जैसे लोगों को मारने में तो अलग ही सुकून मिलता है। वो घोंचू कहता है कि मैं इसका तुमसे बदला जरूर लूंगा। अबे ओ झंडू, मुझे पता था तू यही बोलेगा, इसलिए तुम्हारी कहानी का अंत यही होने वाला है। उनके पास काफी सारे डीमंस आ जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। वहीं टोका लास्ट फ्लोर में जाने से पहले आराम करने की सोचता है। 3 घंटे के बाद वो उठता है और पिगीमारू का शुक्रिया अदा करता है रखवाली करने के लिए। वो अगले फ्लोर में जाने के लिए रूम से बाहर निकलता है, पर उससे सामने एक एडवेंचरर्स की टीम मिलती है जो कि उसे वार्न करते हैं कि यहाँ वो संभल कर जाए क्योंकि इन खंडरों में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। कमजोर और ताकतवर मॉन्स्टर्स सभी एक ही तरह से मर रहे हैं और कोई ये पता नहीं लगा पा रहा है कि उनकी मौत का कारण क्या है। वहीं लिली जो कि उनकी लीडर है, उसके लिए अपने साथियों की जान की कीमत किसी भी आइटम को ढूंढने से ज्यादा है, तो इसीलिए वो वापस जा रहे हैं। वो टोका से भी पूछती है कि क्या वो उनके साथ आना चाहेगा, पर टोका मना कर देता है। तो वो सभी उसे गुड लक बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं टोका सोच रहा था कि इन डीमंस को तो मैंने ही मारा है और जैसे जैसे लोगों को इस बारे में पता लगेगा यहाँ पर और कम लोग आएंगे और इससे तो मेरा ही फायदा है। इसके बाद टोका को डीमन आई का कप मिल जाता है और उसके पास में ही एक स्टैचू था और उसे लगता है कि अगर उसने उस कप को उठाया तो वो स्टैचू जिंदा होकर उस पर हमला कर देगी। तो इसलिए टोका पहले ही उस स्टैचू पर पॉइजन स्किल का यूज करता है जो कि उसके असर से जल्द ही मर जाता है और टोका उस कप को उठा लेता है। इसके तुरंत बाद ही वहाँ सैरस आती है और वो निराश हो जाती है कि वो पहले यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, पर टोका उसे वो कप दे देता है। तो सैरस उससे पूछती है कि उसे इसके बदले क्या चाहिए क्योंकि इसकी कीमत तो 300 गोल्ड पीसेस है, पर टोका कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और सैरस को सलाह देता है कि वो जल्दी से वापस जाकर रेस्ट करे। पर सैरस कहती है कि वो इतनी कीमती चीज को ऐसे ही नहीं ले सकती। तो टोका उससे कहता है कि वो कभी कप में इंटरेस्टेड था ही नहीं, जो उसे चाहिए वो उसे खंडर के और अंदर जाकर मिलेगा। तो सैरस कहती है कि वो उसकी बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ चलेगी। टोका उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो पीछे नहीं हटने वाली। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम मुझसे कोई भी पर्सनल सवाल नहीं पूछोगी और यहाँ से आगे और भी खतरा हो सकता है, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। सैरस कहती है कि उसे सारी शर्तें मंजूर है और उसे बचाने के लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगा सकती है। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ सैरस एक बड़े से मॉन्स्टर को बीच में से काट देती है। टोका उसकी तारीफ करता है और उससे पूछता है कि कुछ मॉन्स्टर्स की आंखें गोल्डन होती हैं, बल्कि कुछ की नहीं होती। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? सैरस बताती है कि गोल्डन आई मॉन्स्टर्स के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं, इसलिए दूसरी दुनिया से आए हीरोज अपने लेवल को बढ़ाने के लिए उन्हीं को मारते हैं। और आगे वो बताती है कि हीरोज को ह्यूमंस को मारकर कोई एक्सपी नहीं मिलती। इसके बाद वो नॉन गोल्डन आई
डीमंस के बारे में बताती है कि वो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं और वो ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स भी बना सकते हैं। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग डीमन एम्परर एक मैजिकल एनर्जी रेडिएट करता है और जो भी मॉन्स्टर इससे अफेक्ट होते हैं वो बहुत ही खूंखार और खतरनाक हो जाते हैं और उनकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं। इससे पहले कि वो और आगे बढ़े, टोका सेरेस से कहता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए। सेरेस कहती है कि वो रेस्ट कैसे कर सकती है जबकि वो उसकी बॉडीगार्ड है, पर टोका के कहने पर वो लेटने के लिए मान जाती है, जहाँ वो अपनी पावर से उसे सुला देता है। वहीं टोका को लगता है कि वो होली किंगडम निया की नाइट्स की कैप्टन है, सेरा साशरेन। वहीं जिन ब्लैक ड्रैगन्स ने निया किंगडम को तबाह किया था वो सेरेस को ढूंढ रहे हैं, जहाँ उन्हें 4 लोगों की लाश मिलती है जिन्हें टोका ने मार गिराया था, पर उन्हें लगता है कि उन्हें सेरेस ने मारा है और उनका लीडर जिसका की नाम सिविट है वो एक्साइटेड है उससे लड़ने के लिए। जब सेरेस उठती है उसे समझ नहीं आता कि वो सो कैसे गई, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी इफेक्ट में है। इसके बाद वो दोनों स्केलेटन किंग को ढूंढने चले जाते हैं, जहाँ टोका को एक रूम से कुछ आवाज आती है तो वो दोनों वहाँ से पीछे हट जाते हैं और उस रूम को तोड़कर स्केलेटन किंग बाहर आ जाता है। उसे देख के टोका बता सकता है कि वो अभी तक जितने भी मॉन्स्टर से लड़े हैं स्केलेटन किंग उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। सेरेस को लगता है कि वो उसे हरा सकते हैं अगर वो उसके चिन के सिल्वर हिस्से को टारगेट करें तो, पर वो फिर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर सेबर टूथ पार्टी के सभी मेंबर्स भी आ जाएं तब भी उसे हराने में उन्हें बहुत मुश्किल होगी। आगे सेरेस कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं एक एबिलिटी यूज करने वाली हूँ जिससे मेरे चारों तरफ एक आर्मर आ जाएगा, जिससे मेरी फिजिकल एबिलिटीज कई गुना बढ़ जाएगी। पर वो इन सारी चीजों को टोका को एक सीक्रेट रखने को कहती है। इन सब के बावजूद भी सेरेस को लगता है कि वो स्केलेटन किंग से उसे नहीं बचा पाएगी, तो अगर चीजें बिगड़ने लगती है उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद स्केलेटन किंग उन पर हमला करने जाता है, पर टोका उसे पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है और सोचता है कि ये बस यहाँ के डीमंस के मुकाबले ही ताकतवर है। जिन डीमन से मैं लड़कर आया हूँ वो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ये सब देख के सेरेस हैरान रह जाती है। वहीं टोका थोड़ी देर बाद स्केलेटन किंग के बोन को ढूंढ लेता है। सेरेस पूछती है, क्या तुम स्केलेटन किंग को ढूंढ रहे थे? टोका हाँ कहता है और कहता है कि बाहर जाने के बाद वो उसके सभी सवालों के जवाब दे देगा जो उसे सही लगेंगे। वो वहाँ से जा ही रहे थे तभी पिगी मारू उसे एक तरफ इशारा करता है जहाँ से टोका को एक अंडा मिलता है। पिगी मारू उसे अपने साथ ले जाने को कहता है, जिसके लिए टोका मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक खंडर में टोका के क्लासमेट्स मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, जहाँ लड़ाई के दौरान एक लड़की का हाथ कट जाता है। वहीं सोगुन मॉन्स्टर से लड़ने में हिचकिचा रही थी, तभी यामाडा और किरिहारा आकर साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं, पर उनके हमले से उनके क्लासमेट्स पर भी खतरा आ गया था, पर सही वक्त पे सोगो उन्हें बचा लेती है। किरिहारा कहता है कि ये डीमंस ताकतवर तो हैं, पर मुझसे ज्यादा नहीं, अब मैं लेवल 24 तक पहुंच चुका हूँ। वहीं सबके सामने सेरेस कप ऑफ ड्रैगन आई को ले आती है। इसके बाद वो टोका के पास वापस आती है और बताती है कि उसे कल सुबह तक वो उसे पेमेंट दे देंगे, इसलिए आज के लिए वो यहीं रुक रही है। तो टोका कहता है कि इसका मतलब तुम आज फ्री हो, मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सेरेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आज रात 8 बजे उसे अपने रूम पर बुलाता है। रात को टोका पिगी मारू के लिए स्ट्रेंथनिंग पोशन बना रहा था और जैसे ही वो बन जाता है वहाँ सेरेस पहुंच जाती है। सेरेस जैसे ही अंदर आती है टोका सीधा कहता है कि वो उसे अपने बॉडीगार्ड की तरह हायर करना चाहता है। टोका कहता है कि इसमें हम दोनों का ही फायदा है, क्योंकि फिर तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पर वैसे देखा जाए उस कप के बदले जितना तुम्हें पैसा मिलेगा उसकी वजह से काफी समय तक तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी होगी, पर फिर भी शायद तुम्हें और पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आगे वो बताता है कि उसका गोल फॉरबिडन विच से मिलना है और इसके लिए उसे गोल्डन डीमन जोन में जाना होगा, और क्योंकि वहाँ डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा है इसीलिए उसे सेरेस जैसे स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड की जरूरत है। सेरेस कहती है कि वो जोनाटे की ओर जा रही है और अगर वो उस रास्ते से जाती है तो वहाँ जल्दी पहुंच जाएगी, पर टोका कहता है कि उसे इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है और वो कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ सेरेस? सेरेस हैरान हो जाती है कि वो उसका असली नाम कैसे जानता है। टोका कहता है कि ये काफी पहले से जानता है और जो खंडर में वो सो गई थी वो उसकी स्किल की वजह से था। वो जानता है कि वो इसीलिए फिक्र कर रही थी क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को एक सीक्रेट रखना चाहती थी, पर सेरेस को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कभी भी उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताएगा। सेरेस बताती है कि वो अपनी असलियत को स्पिरिट की पावर से छुपाती है और अगर वो सो जाएगी तो उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। सेरेस बताती है कि उसका पीछा व्हाइट वॉकर्स इसीलिए कर रहे थे क्योंकि गलती से उन्होंने उसकी असली फॉर्म को देख लिया था, पर क्योंकि टोका ने उन्हें मार दिया है तो उसकी जर्नी काफी आसान हो चुकी है। वो टोका का फिर से शुक्रिया अदा करती है और अपने असली फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि वो उस पर पूरा भरोसा करती है, तो टोका भी उसे अपना असली नाम टोका मिमोरी बताता है। इसके बाद सेरेस उसके साथ गोल्डन डीमन जोन जाने के लिए मान जाती है और वो उसे पेमेंट के तौर पर एक क्रिस्टल देता है। सेरेस उसे देखकर पहचान जाती है कि वो एक ब्लू ड्रैगन स्टोन है। टोका पूछता है कि ये ज्यादा कीमती होते हैं क्या? सेरेस बताती है कि लेजेंड्स की माने तो ब्लू ड्रैगन स्टोन एक ब्लू आइड ड्रैगन बनाता है और वो भी बहुत कम तादाद
में ये इतना ज्यादा रेयर है कि ये मार्केट में सर्कुलेट भी नहीं होता और इसकी कीमत कप ऑफ ड्रैगन आई से भी कहीं ज्यादा है और उसे लगता है कि पेमेंट के तौर पर ये कुछ ज्यादा ही कीमती है। पर टोका फिर भी उसे जबरदस्ती दे देता है और कहता है कि अब से ये तुम्हारा है और अगर उसे ये पसंद नहीं है तो वो उसे फेंक सकती है। आगे सेरेस उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसे नहीं बता सकते कि लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, पर टोका कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सेरेस और टोका साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ टोका उससे फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में पूछता है। सेरेस बताती है कि ये वो स्पेल्स हैं जिन्हें गॉडेस विशस ने यूज करने से मना किया है और टोका को लगता है कि शायद ये वो स्पेल्स हैं जिनसे गॉडेस को खतरा हो सकता है, पर सेरेस को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। इसके कुछ देर बाद उस कप की पेमेंट लेने के लिए सेरेस वहां से चली जाती है और टोका भी पिगीमारू पर स्ट्रेंथनिंग पोशन यूज करने के लिए जंगल में चला जाता है। वहीं पार्टी में वहां के किंग ने एक मैजिशियन को बुलाया था ताकि वो ड्रैगन आई कप की प्योरिटी को चेक कर सके। वहीं दूसरी तरफ टोका सेरेस के वापस आने का इंतजार कर रहा था पर वो काफी लेट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सुगु गॉडेस के पास आई है जहाँ वो कह रही थी तो तुम सभी को स्केलेटन नाइट्स मिले थे, उनसे लड़ने में तो तुम्हें बहुत मुश्किल आई होगी। सुगु उससे साकुरा के बारे में पूछती है तो गॉडेस बताती है कि उसने उसके हाथ को अपनी स्किल से ठीक कर दिया है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि साकुरा एक बी रैंकर है। आगे गॉडेस उससे पूछती है कि वो किरिहारा का ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर रही। सुगु कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। गॉडेस उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि उसके इस डिसीजन की वजह से उसके साथियों पर खतरा आ सकता है, पूरी दुनिया भी मुसीबत में आ सकती है। पर सुगु कहती है कि वो एक एस रैंक हीरो के नाते इस दुनिया की रक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। तो गॉडेस कहती है ठीक है, आप उन लोगों के साथ होंगी जो कि कमजोर हैं। एक एस रैंक हीरो से ट्रेनिंग लेके उनकी ताकत तो बढ़ ही जाएगी। सुगु कहती है पर हमारी डील हुई थी कि उनके बदले मैं लड़ूंगी। गॉडेस कहती है कि उसे किंग से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है कि अगर कोई लड़ नहीं सकता है तो उन्हें मार देना चाहिए और वो इस मामले में उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती और अगर सुगु ने उन्हें ट्रेन करने से मना कर दिया तो वो उन्हें मार देगी। जाते जाते वो उससे कहती है कि वो कमजोर हैं और एक दिन वो तुम्हारे लिए मुसीबत जरूर खड़ा करेंगे, तुम्हें इस बात को समझना होगा। वहीं टोका अभी भी सेरेस का इंतजार कर रहा है और वो श्योर नहीं है कि वो उसे धोखा देकर गई है या वो किसी मुसीबत में फंस गई है। तो वो पिगीमारू से पूछता है कि अगर उसे लगता है कि वो किसी मुसीबत में फंसी है तो वो एक बार कूदे। पिगीमारू एक बार कूदता है तो वो दोनों सेरेस को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। जाते वक्त उसे पता लगता है कि सेरेस की सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है और वो सबसे बचने के लिए डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है और वो देखते हैं कि सेरेस को पकड़ने के लिए वहाँ ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आ चुके हैं और वो ड्रैगन्स पर बैठकर सेरेस की लोकेशन का पता लगा लेते हैं जहाँ वो सेरेस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और सेरेस किसी तरह एक ड्रैगन को नीचे गिराने में कामयाब होती है, जिसके बाद बाकी के ड्रैगन्स भी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं पर वो किसी तरह उन दोनों को नीचे गिराने में कामयाब होती है। वहीं अचानक से इल्यूजन टूटने की वजह से स्पिरिट ऑफ लाइट डिसोरिएंट हो रखी है और वो अभी के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी और उसे डर लगने लगता है कि अगर लो रैंक मेंबर्स इतने ज्यादा ताकतवर हैं तो हाई रैंकिंग कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। उसी वक्त उसके ऊपर कोई एरो से हमला करता है पर उसे पता है कि ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है तो वो तुरंत ही उसके असली ओपोनेंट से लड़ने जाती है जो कि ड्रैगन नाइट्स का वाइस कैप्टन है। वो बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है तो उससे लड़ने में उसे काफी मुश्किल हो रही थी, पर तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो उसके हाथों से तलवार फेंक देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी वहाँ टोका आ जाता है जो उस ड्रैगन और गीजन को पैरालाइज कर देता है। सेरेस वहाँ से बाहर आती है जिसके बाद टोका ड्रैगन को पॉइजन कर देता है और गीजन को इतना पॉइजन देता है जो कि जानलेवा नहीं होगा। सेरेस उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद करने क्यों आया, पर आगे कुछ बोलने से पहले टोका गीजन को सुला देता है ताकि वो उनकी बातें ना सुन पाए। सेरेस उसे वार्न करती है कि अगर वो उसके साथ रहा तो उसके पीछे भी ब्लैक ड्रैगन नाइट्स पड़ जाएंगे, तो इसीलिए वो उसका जेम वापस देकर उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती है। पर टोका कहता है कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके पास वैसे जेम्स बहुत सारे हैं और दूसरी बात यह है कि वो ऐसा दूसरा बॉडीगार्ड नहीं ढूंढ पाएगा जिसपे कि वो भरोसा कर सके, तो इसलिए वो चाहता है कि सेरेस उसके साथ आए। जिसके बाद वो उससे कहता है कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे क्योंकि मिल्स के लोगों ने उसके कपड़ों को पहचान लिया है, इसलिए उसे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। और आगे कहता है कि वो फॉरबिडन विच से बात कर सेरेस की असलियत छुपाने को कह सकते हैं, तो इसीलिए उन्हें गोल्डन डीमन जोन में जाना होगा। सेरेस उससे पूछती है कि वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। टोका कहता है तुम्हारा ऑरा बिल्कुल मेरी आंट जैसा है, तो अगर मैंने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी आंट को छोड़ गया हूँ। जिसके बाद सेरेस भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी वो ड्रैगन मर जाता है और टोका गीजन के ऊपर से अपनी स्लीप स्पेल को हटा देता है। टोका उनसे कहता है कि अगर वो उनके सभी सवालों का सही जवाब देगा तो वो उसकी जान को बख्श देंगे। गीजन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट से पंगा लेकर बच जाओगे। सेरेस पूछती है कि उसे मारना कौन चाहता है। गीजन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी जब तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा। पर तभी गीजन को कोई मार देता है और आसमान में ब्लैक ड्रैगन
नाइट्स पहुंच चुके हैं। टोका सोचता है कि वो सभी मेरी रेंज से बाहर हैं और वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सिविट सेरस को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि दुनिया उसे ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट भी बुलाती है। सेरस कहती है कि ये तो 5 ड्रैगन नाइट्स हैं। वहीं टोका सोच रहा था ये तो 4 ही है, 5वां कहाँ है। वो सभी नीचे उतर जाते हैं और सिविट कहता है देखो ऑरवन, मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। ऑरवन कहता है कि क्या हमें सच में उसे मारने की जरूरत थी? तुम्हें अपने लालच को कंट्रोल में रखना चाहिए क्योंकि ऑर्टोला इसके बारे में जरूर पूछेगा। वहीं पास्ट के सीन में हम सिविट को देखते हैं जो किंग ऑर्टोला के पास जाकर उसके किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को मांगता है और ये चीज ऑर्टोला सपने में देख रहा था और वो घबरा कर उठ जाता है। ऑर्टोला कहता है कि सेरस, तुम्हें देखकर इस बूढ़े शरीर में फिर से जवानी आ जाती है। वैसे मुझे तुम्हारे जाने का दुख नहीं है, पर जब मैं ये देखता हूँ कि कोई और आदमी तुम पर अपना हक जमा रहा है तो मैं सोचता हूँ इससे अच्छा तो तुम मर ही जाओ। और तब सेरस को पता लगता है कि किंग ऑर्टोला ने ही ब्लैक ड्रैगन्स को उसे मारने के लिए भेजा है। वो सभी बात करने लगते हैं कि ऑर्टोला ने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ा हुआ है, तो वो सेरस को पहले पकड़कर अपने आदमियों को दे देंगे और जब उनका मन भर जाएगा वो उसको मार देंगे। और वन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्टोला चाहता है कि वो उसकी लाश को सही सलामत उसके पास लेकर जाए। सिविट सेरस से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी वापस पाने का एक आखिरी चांस दूंगा। अगर तुम मुझसे लड़ाई में जीत जाती हो तो तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। तुम अपनी स्पिरिट रेगेलिया के साथ मुझसे लड़ सकती हो। पहले तो मैंने वैसे यही सोचा था, पर अब तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इस लड़के में है। और वो टोका से पूछता है कि वो है कौन। वहीं टोका सोच रहा था कि मेरी रेंज से बाहर है और ये उस सोल ईटर से तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे सर पे तो मौत मंडरा रही है। वहीं सिविट उससे पूछता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। वहीं टोका को भी नहीं पता था कि वो ऐसे मौकों में मुस्कुराने क्यों लगता है। जिसके बाद वो सिविट को अपना नकली नाम बताता है। सिविट कहता है कि तो तुम मुझे अपना असली नाम नहीं बताओगे, लगता है तुम्हारी कोई मजबूरी है। एक बंदा सिविट से पूछता है कि आपको उसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है। सिविट कहता है कि तुम्हें क्या ये अजीब नहीं लग रहा कि ये 5 ड्रैगन नाइट्स के सामने खड़ा है और इसकी आंखों में जरा भी डर नहीं दिख रहा, जरूर इसमें कोई ताकत है। टोका उससे पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें लड़ाई में सेटिस्फाई कर सके। सिविट कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे, अगर तुम ताकतवर को ही ढूंढ रहे हो तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। एलियन किंगडम की गॉडेस को ही देख लो। बैकवर्स एम्पायर और एलियन किंगडम के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो इसीलिए हम उस पर हमला नहीं कर सकते। आगे वो कहता है कि गॉडेस ने जिन हीरोज को बुलाया है वो उनसे लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आगे सिविट कहता है सेरस, अब मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो अपना सिर ही मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसे निया की प्रिंसेस कटिलिया के सामने रख सकूं। तुम्हें पता है कि बाकोस एम्पायर ने अपनी पॉलिसीज को चेंज करके निया किंगडम पर हमला क्यों किया था? ये सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ है क्योंकि पुराने होली किंग ने तुम्हें गॉडेस को देने से मना कर दिया था। मैं सिर्फ उन्हीं से लड़ना पसंद करता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो चुपचाप हमारे साथ चलो। तभी टोका के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सिविट से पूछता है तुम्हें जिससे खतरा होगा तुम उसी से लड़ोगे ना? मैं तुमसे लड़ूंगा। तुमने कहा था ना तुम हीरो से लड़ने के लिए एक्साइटेड हो, तो मैं तुम्हें बता दूं मेरा असली नाम टोका मिमोरी है और मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो हूँ। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सिविट समझ जाता है कि अब तक उसे उससे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही थी और उससे पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। टोका कहता है कि वो बुलाए हुए हीरो से थोड़ा अलग है, इसलिए अकेला काम कर रहा है और उसे गॉडेस ने ही ऐसा करने को कहा है। उसने जो कुछ भी कहा था उसमें कुछ भी झूठ नहीं था, तो सिविट को उस पर शक नहीं होगा। सिविट पूछता है कि तुम अलग क्यों काम कर रहे हो। टोका बताता है कि वो बाकी सभी से अलग रैंक पर है। सिविट को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉडेस उसे स्पेशल समझती है। सिविट उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। टोका बताता है कि वो उसे जाने दे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ताकतवर बनकर उसे मार डालेगा। वो इतना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा कि गॉडेस भी उसके सामने कुछ नहीं होगी। सिविट उससे पूछता है कि वो आखिर ताकतवर बनने कैसे वाला है। टोका बताता है कि वो गोल्डन डीमन जोन जाने वाला है क्योंकि गॉडेस ने उससे कहा था कि उसे बाकियों से अलग रास्ता अपनाना होगा और वो इसीलिए पूरी तरह से आजाद है। ये बातें भी उसकी पूरी तरह से सच थी क्योंकि गॉडेस ने उससे कहा था कि अगर वो रून से बाहर आ जाएगा तो वो इस दुनिया में जैसे चाहे वैसे जी सकता है। वो आगे कहता है कि वो छुपने नहीं वाला, वो वापस जरूर आएगा और मन में कहता है गॉडेस से बदला लेने। सिविट को उसके अंदर पोटेंशियल दिखता है, तो इसलिए वो फाइट को पोस्टपोन करने के लिए मान जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और हम भी यहाँ से सेरस को मार कर चले जाएंगे। पर टोका कहता है कि उसे गोल्डन डीमन जोन में सेरस की जरूरत है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। सिविट इस चीज के लिए भी मान जाता है और वन कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। पर सिविट कहता है कि उसने कहा है कि उसे उसकी जरूरत है और भी ताकतवर बनने के लिए, तो मेरी और टोका की लड़ाई के बाद हम सेरस को भी मार देंगे। जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं ये सब कुछ टोका की चाल थी और इससे पहले कि वो उसकी रेंज से बाहर निकल जाए वो उन सभी के ऊपर पैरालाइज का यूज कर देता है। सिविट को इस बात का पता लग जाता है पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो सभी पैरालाइज होकर नीचे गिर जाते हैं। टोका कहता है कि मुझे लगा ही था कि स्पेल यूज करने से पहले तुम्हें पता लग जाएगा, इसलिए मुझे इतनी देर तक बड़बड़ करना पड़ा, पर माफ करना मैं इतने समय तक तुम्हारे साथ
साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये किसी बहादुर हीरो की कहानी नहीं है, ये मेरे बदले की कहानी है जिसमें ब्लैक ड्रैगन नाइट्स बस मेरे रास्ते का रोड़ा है। जिसके बाद वो उन सभी पे पॉइजन स्किल का यूज कर देता है और वो एक एक करके मर जाते हैं। पर सिविट इसके बावजूद भी मूव कर रहा था और टोका कहता है कि ये सिर्फ नाम के लिए ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ये दूसरी बार है कि पैरालाइज एक्टिवेट होने के बावजूद भी कोई मूव कर पाया हो। तभी सिविट टोका पर हमला करने जाता है पर पॉइजन की वजह से उसके हाथ से भाला गिर जाता है। वहीं टोका ये सब देख के हैरान था कि पैरालाइज और पॉइजन एक्टिवेट करने के बावजूद भी कोई कैसे हिल सकता है। तभी उनमें से एक नाइट फट जाता है जो देखकर बाकी के ब्लैक ड्रैगन नाइट्स भी वहां पहुंच जाते हैं। टोका सेरेस से कहता है कि वो यहीं रुक के देखेगा कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मर जाएं और अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो जा सकती हो। पर सेरेस कहती है कि उसके बॉडीगार्ड के तौर पर वो यहीं रुकेगी। सिविट अपने सभी नाइट्स को उसके पास आने से मना करता है और कहता है कि वो दूर से ही टोका पर हमला करें। तभी टोका पिगीमारू के साथ मिलकर अपनी नई एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। इस एबिलिटीज की दो प्रॉब्लम है, पहला कि इसे एक्टिवेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और दूसरा यूज करते वक्त उसकी एमपी बहुत जल्दी खत्म होती है, यानी वो इस नई पावर को बस थोड़े समय के लिए ही यूज कर सकते हैं। टोका पिगीमारू की मदद से बहुत सारे टेंटिकल्स बना देता है जो कि वो ब्लैक नाइट्स के पास लेकर जाता है, जिससे वो अपनी स्किल्स को उन पर यूज कर पा रहा था और उन सभी को पैरालाइज कर कर नीचे गिरा देता है। तभी उसकी स्किल लेवल अप हो जाती है और उसके साथ ही उसे 3 नई स्किल्स भी मिलती हैं। वो बर्जर्क स्किल का यूज करके किसी को भी वायलेंट बना सकता है और पैरालाइज और पॉइजन से कॉम्बिनेशन की वजह से उनकी मौत भी जल्दी होगी। जिसके बाद वो अपनी दूसरी स्किल डार्क्स को यूज करता है जिससे वो अपने अपोनेंट को अंधा बना सकता है। उन्हें मारते हुए टोका सोच रहा था और वो ने पैसों के लिए सेरेस को मारने का सोचा और श्वेस अपने लोगों की हवस मिटाने के लिए सेरेस का यूज करना चाहता था। ऐसे हराम के पिल्लों को तड़पा तड़पा कर मारने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक एक करके वो सभी मर जाते हैं और टोका अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है। पर सिविट अभी भी जिंदा था। टोका उसे देखकर कहता है कि तुम सच में कितने ज्यादा ताकतवर हो। पर कुछ देर बाद सिविट भी मर जाता है। अब क्योंकि वो सभी मर चुके थे कोई भी सेरेस आश्रयन के बारे में नहीं जान पाएगा। पर सेरेस कहती है कि अभी भी एक इंसान जिंदा है जो कि कुछ समय में ही सिविट से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिसे कि सभी हीरो किलर कहते हैं और अब वो हमें पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। टोका पूछता है कि जिन ड्रैगन्स पर ये चारों बैठकर उठ रहे थे वो बाकी ड्रैगन से अलग थे, तो मुझे लगता है कि मैंने हीरो किलर को तो पहले ही मार दिया। सेरेस ये सुन के हैरान हो जाती है कि उसने हीरो किलर को भी इतनी आसानी से मार दिया। वहीं दूसरी तरफ टोका के क्लासमेट्स अपने लेवल को बढ़ाने के लिए रूम्स के बाहर इंतजार कर रहे हैं और सोगू ने अभी तक अपनी यूनिक स्किल को इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो बताती है कि वो गॉडेस विशेस की तरफ से यहाँ आई है। वो कुछ दिनों तक बिजी रहने वाली है तो उसकी जगह पर वही उन पर नजर रखने वाली है। यामाडा उसके पास आता है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो? तो वो लड़की एक ही झटके में यामाडा को बेहोश कर देती है। उसका हमला इतना तेज था कि किसी को पता भी नहीं लगा क्या हुआ। न्यान कहती है कि मेरे इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी होना चाहिए और वो उन सभी से कहती है हम सभी कैपिटल में वापस जा रहे हैं और लगता है तुम न्यू फेस में एंटर करने के लिए तैयार हो। रात को टोका सेरेस को सब कुछ बताता है कि वो गॉडेस से इतनी नफरत क्यों करता है और वो बदला लेने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। सेरेस को भी गॉडेस ऑफ एलियन के तौर तरीके पसंद नहीं है और इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। टोका कहता है कि ये लड़ाई मेरी है, वैसे भी ये तुम्हारी बिलीव्स के खिलाफ है। पर सेरेस कहती है कि क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है वो किसी भी तरह उसकी मदद जरूर करेगी। वहीं दूसरी तरफ न्यान गॉडेस को सारी रिपोर्ट देती है, जिसके बाद गॉडेस अपना पैर आगे करती है और न्यान को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उसे चाटने को कहती है और कहने लगती है कि वो दिन दूर नहीं है जब डीमन एम्परर और हीरोज के बीच का युद्ध शुरू होगा। वहीं उस खंडर के बाहर उसके गार्ड्स पहुंचे हुए थे जिन्हें कि वहां एक क्रिस्टल मिलता है। इसका मतलब ये था कि कोई उस खंडर से बाहर निकला है। तो एक गार्ड कहता है कि उन्हें इसे एलियन को रिपोर्ट करना चाहिए, पर ऐसा करने में उनकी बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी। तो दूसरा गार्ड कहता है कि इसे रहने ही देते हैं, वैसे भी इस खंडर से कौन ही बाहर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ टोका टाउन में फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है जहाँ उसे कूल सा मास्क दिखता है। तो शॉपकीपर उसे बताने लगता है कि ये मास्क लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जैसा दिखता है। फ्लाई किंग एक ऐसा पर्सन था जिसने एक पूरे मॉन्स्टर से भरे आइलैंड को अपना फोर्ट्रेस बना दिया था, पर अंत में उसे हरा दिया गया। पर क्योंकि वो इतना ज्यादा कूल था वो अभी भी पॉपुलर है, भले ही वो इविल क्यों ना हो। टोका उस मास्क को खरीद लेता है। वहीं दूसरी तरफ सेरेस सोच रही थी कि अगर मैंने अपनी दिल की बात अभी सुन ली तो मैं उसके रास्ते का कांटा बन जाऊंगी, तो अभी के लिए मैं सिर्फ उसकी स्वॉर्ड बनकर रहूंगी। टोका उस मास्क को पहनता है और सोचता है कि वो कोई हीरो तो है नहीं, तो ऐसा लुक उसको ज्यादा सूट करता है। वहीं मैग्नार किंगडम में 5 ड्रैगन्स की मौत की न्यूज फैल चुकी है, जहां मैग्नार के किंग को यकीन नहीं होता कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अचानक से ही कैसे हार सकता है। किंग ऑफ फल्जा कहता है कि उसने पर्सनली उन डेड बॉडीज को देखा है, तो उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैग्नार का राजा गॉडेस से पूछता है कि क्या उसके पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। विशेस बताती है कि
कि जब उनकी मौत हुई वो सैरस का पीछा कर रहे थे और उन्हें लड़ाई के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर वहाँ उन्हें सैरस के काफी सारे कपड़े और खून मिला। ये सब देख के ऐसा लगता है कि उसकी फाइट ड्रैगन नाइट से हुई थी जिन्हें कि उसने हरा दिया, पर इस दौरान वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई और शायद किसी और जगह पर जाकर अभी मर चुकी है। ब्लैक नाइट्स ग्रेट डीमन एम्पायर के खिलाफ उनकी आखिरी उम्मीद थी और उनकी मौत से होली अलायंस की ताकत बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इसलिए दूसरी दुनिया के बुलाए गए हीरोज पहले से भी ज्यादा वैल्यूबल हैं। तो मीरा किंगडम का किंग हंसता है और कहता है कि ये काफी अजीब है कि जब भी इविल बढ़ता है एलियन किंगडम का किसी न किसी तरीके से फायदा होता है। गॉडेस बड़े ही प्यार से पूछती है आप कहना क्या चाहते हैं। फॉल्क कहता है कि जब भी डीमन आता है हमें हर बार एलियन किंगडम पर ही डिपेंड होना पड़ता है, जो कि विशियस के लिए कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट है। विशियस कहती है कि सभी लोग डार्क लॉर्ड के एसेंस से बराबर इफेक्ट होते हैं, जिस वजह से कोई भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर गॉड स्लेयर का क्या? पर विशियस उसका कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद सिग्मस फिर से पूछता है क्या तुम सभी को सच में लगता है कि 5 ड्रैगन नाइट्स को सेरेसाश रेन हरा सकती है? तभी उसके पास एक सोल्जर आके उसे कुछ बताता है और सिग्मस कहता है कि एक ग्रुप ने 5 ड्रैगन नाइट्स को मारने की जिम्मेदारी ली है और वो खुद को आशिंट बुलाते हैं, जो कि इस वक्त अल्जा में है। वहीं जाते वक्त टोका को एक बड़ा सा कॉलिसियम दिखता है। सेरेस बताती है कि यहाँ स्लेव्स और मर्सनरीज एक दूसरे की जान लेते हैं ताकि भीड़ को एंटरटेन किया जा सके, और जब फाइटर्स मैच को जीतते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं, और क्योंकि इसे ड्यूक और मर्सनरी गिल्ड चलाते हैं ये यहाँ के लोगों का मेन एंटरटेनमेंट बन चुका है। इसके बाद वो दोनों एक अच्छे से होटल में रहने पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि उन्हें पैसे बचाने थे तो सेरेस कहती है कि उन्हें एक ही रूम में रहना चाहिए। टोका उससे पूछता है कि क्या तुम इससे ओके हो? तुम्हें पता है ना मैं आदमी हूँ और कुछ भी हो सकता है रात में। सेरेस शर्माने लगती है पर कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाने पहुंचते हैं और क्योंकि वो जगह भरी पड़ी थी वो कुछ लोगों को ड्रैगन नाइट्स की डेथ के बारे में बात करता हुआ सुनता है और उनकी बातों से उसे पता लगता है कि सेरेस को उन ड्रैगन नाइट्स ने मार दिया, पर उसके बाद वहाँ कोई और आया और उसने ही उन ड्रैगन नाइट्स को मारा है और अशिंट नाम का कोई ग्रुप उन ड्रैगन नाइट्स को मारने की जिम्मेदारी ले रहा है। उसी वक्त वहाँ अशिंट का ग्रुप पहुंच जाता है और दूसरे का क्रेडिट छीन के जो उन्हें पॉपुलैरिटी मिली है वो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे थे। मेमोरी जब उन्हें देखता है उसे लगता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो बड़ा खुश है कि उन्होंने उसका क्रेडिट छीन लिया। इसके बाद वो लोग आगे बात करने लगते हैं कि 5 ड्रैगन नाइट्स को मारने जितना और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और वो सभी विच ऑफ टैबूज का नाम लेते हैं। वो एक डार्क एल्फ है और कई दशकों से किसी ने उसे देखा भी नहीं, पर कैपिटल में ऐसा कोई है जिसने कि पहले उसे देखा हुआ है। टोका उनके पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उस इंसान के बारे में और उसे बता सकते हैं, और इसके बदले में वो उसे 2 ड्रिंक्स ऑफर करता है। वो बताते हैं कि जो विच ऑफ टैबूज से मिला था वो कॉलिसियम का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है और अगर वो उससे मिलना चाहता है तो उसे कॉलिसियम के ओनर से बात करनी होगी। पर टोका का आज लकी दिन था क्योंकि जिस बंदे के बारे में बात हो रही थी वो उसी वक्त वहां पहुंच जाती है। मेमोरी उसके पास जाके खुद को इंट्रोड्यूस करता है। ईव उसे देखते ही समझ जाती है कि उसे उससे कुछ चाहिए, तो टोका उससे पूछता है क्या तुम जानती हो कि फॉरबिडन विच कहाँ है? पर ईव कहती है कि वो सब चीजें बस अफवाह है। वो गोल्डन डीमन जोन में गई तो थी पर वो उससे कभी नहीं मिली, और वो उससे पूछती है कि वो उसे ढूंढ क्यों रहा है। टोका बताता है कि वो एक स्कॉलर बनना चाहता है और उसने एक मर्सनरी को भी हायर किया है ताकि वो उसे वहां पे लेके जा सके। ईव कहती है कि वो जगह बहुत खतरनाक है और तुम्हें देखकर तो लगता है तुम 3 दिन भी वहां नहीं टिक पाओगे। वहीं साइड से सेरेस अपनी स्पिरिट की मदद से उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे पता लग जाता है कि जब उसने कहा था कि वो फॉरबिडन विच से नहीं मिली है वो झूठ बोल रही थी। वहां से निकलने के बाद सेरेस उसे बताती है कि ईव झूठ बोल रही थी। इसका मतलब ये है कि वो जानती है कि फॉरबिडन विच कहाँ है। जब वो होटल में वापस आते हैं टोका को याद आता है कि वो पिगीमारू के लिए कुछ खाना लाना भूल गया था, तो वो गॉडेस का दिया हुआ पाउच निकालता है जिसमें से एक चीज केक बाहर आता है जिसका स्वाद पिगीमारू और सेरेस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सेरेस उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी दुनिया में आसानी से मिल जाता है? टोका कहता है कि हाँ, पर वो अपनी मर्जी से इस खाने को नहीं मंगवा सकता। सेरेस चीज केक के पैकेट को देखने लगती है और वहीं जब धीरे धीरे हवा चलती है टोका को सेरेस को देख के कुछ होने लगता है, पर वो अपनी फीलिंग्स को दबाता हुआ कहता है अब हमें अपने प्लान्स को डिस्कस करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले फॉरबिडन विच की लोकेशन का पता लगाना होगा। उन्हें किसी तरह ईव का मुंह खुलवाना होगा। आखिर एक ब्लड फाइटर के लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सेरेस कहती है कि उनके लिए पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि काफी सारे पैसों से वो अपने ओनर से खुद को फ्री करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ईव को देखते हैं जो कि एक डार्क एल्फ से मिल रही थी और वो उससे वादा करती है कि वो बहुत जल्दी उसे यहाँ से ले जाएगी। वहीं टोका के रूम में सेरेस अपनी तलवारबाजी
तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी और उसकी तलवारबाजी टोका को बड़ी सुंदर लग रही थी। उसकी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद टोका उससे पूछता है कि क्या वो क्लोज रेंज के कॉम्बैट के लिए उसे कुछ टिप्स दे सकती है, क्योंकि वो अभी तक अपनी स्किल्स पर कुछ ज्यादा ही रिलाई कर रहा है, तो वो ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहता है अगर वो कभी उसे यूज ना कर पाया। इसके बाद वो उसे ऐसे ही ट्रेन करने लगती है जैसे वो होली नाइट्स को करती थी और वो टोका से कहती है कि वो उस पर हमला करे, पर जैसे ही वो उसे पंच मारने लगता है वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और साथ ही उसका दूसरा हाथ भी। इस तरह की चीज के लिए किसी वेपन की कोई जरूरत नहीं है और कुछ दिनों में ही इसे सीखा जा सकता है। तभी वो देखती है कि वो टोका के कुछ ज्यादा ही करीब है और दूर हो जाती है और उससे माफी मांगती है, पर टोका कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फिजिकल टच से प्रॉब्लम है तो तुम मुझे सिर्फ फॉर्म सिखा सकती हो। इसके कुछ देर बाद वो कपड़े धोने के लिए चली जाती है और टोका के कपड़ों को सूंघते हुए पता नहीं कैसी कैसी चीजें सोचने लगती है, पर वो देखती है कि टोका वहीं खड़ा था। वो कहता है कि उसने देखा कि उसके कपड़े मिसिंग थे तो वो उन्हें ढूंढने आ गया। सैरस उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो अपने कपड़े धोने आई थी तो वो साथ में उसके भी ले आई। रात को सैरस सो रही थी और टोका सोच रहा था कि सैरस कितनी काइंड है, वो उसकी स्वॉर्ड बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और अपने कई इमोशंस को भी दबा रही है, इसलिए उसे भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी सैरस उठ जाती है और उसके पूछने पर टोका बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपनी कुछ जड़ी बूटियां निकालती है और उसके पास कई तरह की जड़ी बूटियां थी। एक से उसे नींद आ सकती है और दूसरे से उसकी एनर्जी बढ़ सकती है। जिसके बाद टोका एक क्यूब निकालता है और उसे पानी में सूप बनाने के बाद सैरस उसमें जड़ी बूटी डाल देती है, पर गलती से उसने डोज ज्यादा डाल दिया था। इसके बाद वो दोनों ही अपनी अपनी दवाई पी लेते हैं, पर ध्यान से देखने के बाद उसे पता लगता है कि उसने नींद वाली नहीं एनर्जी वाली जड़ी बूटी दे दी। सैरस उससे माफी मांगती है, पर टोका कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मैं और देर तक पढ़ाई कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टोका बड़े ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था और सैरस उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकती है, पर टोका कहता है कि नहीं, तुम सो जाओ, हमें सुबह इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करनी है। सैरस उससे पूछती है कि क्या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। टोका कहता है कि उसे चीजें महसूस हो रही हैं, पर उसके लिए अभी रिवेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बाकी सभी चीजों को दबा सकता है। ये मेरे लिए एक कर्स जैसा है, अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी जिससे आपका कर्स जल्दी ही खत्म हो जाए। अगले दिन सैरस ईव के बारे में इंफॉर्मेशन लाती है और टोका को बताती है कि ईव एक स्लेव थी जिसे कि स्लेव मार्केट से यहाँ लेकर आया गया था। उसने अपनी पहली फाइट ही बड़े ही शानदार तरीके से जीती थी और 3 साल बाद भी उसे कोई नहीं हरा पाया और कल उसका फाइनल मैच है, यानी उसने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं कि वो आजाद हो सकती है और अब हम पैसों का लालच देकर उससे बात नहीं कर सकते। पर सैरस उसे बताती है कि उसने 2 साल पहले ही इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि वो आजाद हो सके और वो अभी तक यहाँ इसलिए है क्योंकि वो एक बच्ची को आजाद करना चाहती है। और इस एरिना में ये काफी बार हुआ है कि जो भी ताकतवर फाइटर्स होते हैं वो अपने फाइनल मैच में मर जाते हैं, तो जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है और शायद ड्यूक जानबूझकर फाइटर्स को अपनी फाइनल फाइट में किसी तरह से कमजोर कर देता है। टोका और सैरस ईव से मिलने चले जाते हैं, पर ईव कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं फॉरबिडन विच के बारे में कुछ नहीं जानती, हमें पता है कि तुम झूठ बोल रही थी, क्या विच का तुम्हारे ऊपर कोई उपकार है? ये ऐसा कुछ नहीं है। पर क्योंकि सैरस वहीं खड़ी थी वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। ईव को लगने लगता है कि वो दोनों उसके लिए खतरा है, पर तभी टोका उसे बताता है कि ड्यूक फाइनल मैच में तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ करने वाला है, तो मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं अपने इन्फॉर्मेशन के सोर्स को ऐसे मरने देना नहीं चाहता, तो मेरे पास एक आइडिया है, हम उस लड़की को किडनैप कर लेंगे जिसे कि तुम बचाना चाहती हो और आज ही रात यहाँ से भाग जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे उनके प्लान के बारे में बताने के लिए शुक्रिया, पर मैं इस लड़ाई से भाग नहीं सकती। वैसे भी हम उसके साथ जाएंगे कहाँ? अगर मैंने उसे पैसे देकर फ्री नहीं कराया तो ड्यूक हमारे पीछे बाउंटी रख देगा और अपने मर्सनरीज को हमारे पीछे भेज देगा। अगर मैं अकेली होती तो मैं शायद ऐसे जी लेती, पर मैं उस बच्ची को ऐसी जिंदगी नहीं दे सकती। तो टोका कहता है कि वो फॉरबिडन विच के घर में रह सकते हैं। ऐसा सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डीमन जोन बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई भी उसके सेंटर तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी डीमन जोन के बारे में ऐसी बात नहीं करेगा जिसे कि पता ना हो कि वो कहाँ है, चाहे हम उस जगह तक पहुंच ना पाए, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं उस लड़की को सेफ रखूंगा। तो क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? तुम्हारी सोच को देखकर तो लगता है उसे लड़ाई करना आता है, पर तुम्हें तो लगता है जैसे कुछ नहीं आता। भले ही मुझे तलवारबाजी ना आती हो, पर मेरे पास मैजिक की नॉलेज है और मैं स्केलेटन किंग को भी हरा सकता हूँ। स्केलेटन किंग जरूर एक खतरनाक मॉन्स्टर है, पर डीमन जोन में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं। तो शायद तुम्हें एक और चीज जाननी चाहिए, मैंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हराया है। ईव को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, जिसके बाद वो अपनी ताकत साबित करने के लिए उसे पैरालाइज कर देता है। अब हिलने की कोशिश मत
करना, अगर तुमने ज्यादा जोर लगाया तो तुम्हारे शरीर से खून बहने लगेगा। आगे सेरेस कहती है कि वो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मेरा ही पीछा कर रहे थे और मैंने उनकी मौत अपनी आंखों से देखी है। अब तुम हम पर भरोसा करती हो या नहीं करती हो ये तुम पर है, पर मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहता था कि मेरे पास उस लड़की को प्रोटेक्ट करने की ताकत है। पर ईव कहती है कि उसे कल की लड़ाई में हिस्सा लेना ही होगा और वो उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। टोका उससे पूछता है कि क्या वो सच में ड्यूक पर भरोसा कर सकती है, पर ईव कहती है कि वो भले ही घटिया इंसान हो पर वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मुझे ब्लड फाइट्स की दुनिया पर पूरा यकीन है। टोका को समझ नहीं आता कि वो ब्लड फाइट्स पर इतना यकीन क्यों करती है, पर वो उसे गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदले तो हम तुम्हें सुबह मेन गेट के सामने मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि एशेंट ग्रुप के लोगों ने एक घर को सील किया था और लोगों को ये बताया है वहाँ का मालिक एक कर्स है जिसने खुद की जान ले ली है। रात को वो सभी एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो अपने लीडर तक उसे ले जाना चाहते हैं। ये देखकर सेरेस उन्हें मारने जा ही रही थी पर टोका उसे रोक देता है और अपनी नई स्किल बर्जर्क और डार्क का उन पर यूज करता है जिससे वो सभी अंधे होकर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। इसके बाद सुबह वो दोनों मेन गेट के सामने चले जाते हैं और टोका कहता है कि वो सिर्फ 4 घंटों तक उसका इंतजार करेंगे। वहीं ईव अभी भी टोका की बातों को याद कर रही थी और वो ड्यूक के पास चली जाती है और वो चुपचाप उसकी बातें सुनने लगती है। यहाँ ड्यूक और उसका साथी ईव की तारीफ कर रहे थे कि वो कितने कमाल की फाइटर है और ऑडियंस उससे बहुत प्यार करती है। ये सब सुन के ईव वहाँ से जाने लगती है पर तभी वो बंदा पूछता है क्या ईव भी कल मर जाएगी। ड्यूक कहता है कि हाँ, फाइट से पहले मैं उसे पॉइजन दे दूंगा। मैंने उन जैसे घटिया ह्यूमनॉइड्स के लिए इतनी बड़ी जगह बनाई है तो भला मैं उन्हें आजाद कैसे कर सकता हूँ, और जब वो हार जाएगी हम उसकी स्किन को उतार कर विनर को दे देंगे। तो आप उस लड़की का क्या करेंगे जिसके लिए ईव अभी तक लड़ रही है? मैं उसे खुद पालूंगा और भले ही वो अभी छोटी बच्ची हो पर वो बड़ी होकर बहुत खूबसूरत होगी और मेरा मन हुआ तो मैं उसे बेच दूंगा। अब ईव को उसकी सारी असलियत का पता लग जाता है, लेकिन जब वो वापस जा रही थी उसे एशेंट ग्रुप का लीडर मौजी मिलता है और वो उसे अगली फाइट के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। तभी वहाँ उसके बाकी मेंबर्स आके मौजी को किसी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। इसके बाद ईव टोका से मिलने चली जाती है, जिसके बाद वो सभी लड़की जिसका की नाम लिज है उसे लेने चले जाते हैं। वहीं लिज जिस रेस्टोरेंट में काम कर रही थी उसकी ओनर उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है। एक कस्टमर उससे कहता है ये कभी रोती या हंसती नहीं क्या, ये तो बस मजबूत होने का नाटक कर रही है। और ये हराम की पिल्ली मोटी उसे जोर जोर से मारने लगती है। वो बेचारी नीचे गिर के रोने लगती है और तभी उसे ईव की याद आती है और वो सोचती है कि मुझे अपनी बहन की तरह स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो मोटी उसे और ज्यादा डराने लगती है और उस बच्चे के लिए सब कुछ नर्क बनाकर ये झोपड़ी वाला यहाँ से चला जाता है। तभी ईव वहाँ पर आ जाती है और उस ओनर को धमकी देकर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। वो ओनर डर के मारे रोने लगती है और वादा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि ईव और लिज कहाँ चले गए। ईव ओनर से कहती है कि तुम सभी को कहना कि ईव अचानक से गायब हो गई और अगर वो इस लड़की को ढूंढना चाहते हैं तो वो साउथ की डायरेक्शन में जाएं और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। ओनर रोते हुए इसके लिए मान जाती है और लिज से माफी मांगती है। तभी वहाँ पर टोका आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है और वो उससे कहता है कि तुम इन आंसुओं से ईव को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे? तुम सब के सब मरने वाले हो। मुझे तो तुम्हारी असलियत का पहले से पता था। तुम जब चिल्लाती हो तो साथ वाली चीज को और जोर से पटकती हो ताकि उससे और ज्यादा ऊंची आवाज आए। तुम उसे एंजॉय करती हो पर जो इसे सुनता है वो एंजॉय नहीं करता। ये सब देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तुम जैसे लोगों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तुम्हें क्या लगा तुम उस लड़की पर अत्याचार करके अपनी जिंदगी अच्छे से बिता लोगी? ड्यूक को अगर तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। सिर्फ मैं ही तुम्हें उससे बचा सकती हूँ। लेकिन तभी टोका उसे पैरालाइज करके उसे पॉइजन दे देता है। वो उससे कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, नर्क में जाओगे तुम, पर अगर तुम मुझे बख्श देते हो तो स्वर्ग में जाओगे। हम दोनों ही मॉन्स्टर हैं और हम दोनों ही नर्क में जाने वाले हैं, फिक्र मत करो। इसके बाद टोका अपने ग्रुप के पास वापस चला जाता है। लिज खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद टोका और सेरेस अपना अपना असली नाम बताते हैं। इसके बाद वो उन दोनों को पिगी मारू से मिलाता है। इसके बाद वो सभी जंगल में जाने लगते हैं। ईव कहती है कि वो उन्हें फॉरबिडन विच तक जाने का रास्ता बता देगी, पर वो उससे आखिर मिलना क्यों चाहता है? मेरे पास एक स्क्रोल है जिसे कि शायद फॉरबिडन विच ही पढ़ सकती है, यानी तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जब तक वो मेरे लिए खतरा नहीं है मैं उससे कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद वो सभी घोड़े पर बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। टोका कहता है कि आखिर इन्होंने इतनी जल्दी हमें ढूंढ कैसे लिया? कलोसियम जाने से पहले मैं किसी मौजी नाम के इंसान से मिली थी। टोका समझ जाता है कि वो एशेंट ग्रुप का मेंबर है। ईव कहती है कि ये मेरी गलती है कि वो यहाँ तक पहुँच गए, तो इन्हें मैं संभालती हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम भले ही स्ट्रांग हो पर अकेले इन सब से नहीं लड़ सकती। वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं फॉरबिडन विच तक कभी नहीं पहुँच
पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद टोका के प्लान के अकॉर्डिंग सेरेस उन घोड़ों पर आग बांध देती है और एक ग्रुप उन घोड़ों के पीछे चला जाता है और सेरेस आके बताती है कि वहाँ अशिंट नहीं थे, यानी वो ड्यूक के प्राइवेट सोल्जर्स होंगे और दूसरे ग्रुप में अशिंट। टोका उसे पीछे रहकर लिज को प्रोटेक्ट करने को कहता है और वो दोनों अशिंट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अशिंट ग्रुप का लीडर जब वहाँ आता है वो समझ जाता है कि सामने किसी ने ट्रैप बिछाया है, तो वो कहता है कि जो भी वहाँ छुपा है वो बाहर आ जाओ। सेरेस मास्क पहनकर वहाँ से बाहर आती है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर अगर तुम ईव और उस लड़की को हमारे हवाले कर दोगी तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे, या फिर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकती हो। अगर मैंने मना कर दिया तो तुम क्या करोगे? हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम जिंदगी भर मौत की भीख मांगती रहोगी। हमारे सामने तो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स भी नहीं टिक पाए। अच्छा, तो तुम लोगों ने उन्हें मारा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम ईव और उस लड़की को कुछ नहीं करोगे। ठीक है, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिसके बाद सेरेस उन्हें अपने पीछे आने को कहती है। तभी मोजी उन सभी को रोकता है और कहता है कि तुम ईव और उस लड़की को हमारे हवाले नहीं करने वाली। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुमने हम सभी को अपने पीछे आने को कहा। अगर तुम उन्हें हमारे पास लाना चाहती तो तुम कुछ लोगों को भी लेकर जा सकती थी। जिसके बाद वो अपने सभी साथियों को उस पर हमला करने के लिए तैयार होने को कहता है। क्या तुम अपने फेमस श्राप का यूज नहीं करोगे? इसके बाद वो बेसिकली एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है जिसमें वो बताता है कि कोई असासिन गिल्ड के लोग हैं जो कि उनके मेंबर्स हैं जो अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली जो उनका श्राप है वो पॉइजन है जो अपना असर करने के बाद विक्टिम की बॉडी से गायब हो जाता है। और इसी श्राप पर लोगों को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने ब्लैक ड्रैगन्स की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराया और उनका मिशन ज़ुआन फैमिली को यूज करके इस कंट्री के सेंटर पर हमला करना है ताकि वो इस पर कब्जा कर सके। सेरेस अपना मास्क उतार देती है और कहती है कि उसी ने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हराया था, पर मौजी को इस पर यकीन नहीं होता। इसके बाद वो दो भाइयों को इंट्रोड्यूस करता है जिनमें से एक की ईव के साथ फाइनल फाइट होनी थी और इनका एक और भाई था जो कि सेरेस का पीछा कर रहा था। और वो सभी लोग सेरेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जीत तो पक्की है। वहीं टोका पेगुमारू के साथ मिलकर अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और वो सभी को पैरालाइज कर देता है। क्यों बे चिंटू, तुझे क्या लगा इतनी दूर से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा? और तुम्हारे जो 15 साथी थे उन्हें मैंने पहले ही ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद वो सभी को जहर दे देता है। जिसके बाद वो पॉइजन के असर से सभी मरने लगते हैं। वहीं पहले वाला ग्रुप जो घोड़ों के पीछे भागा था वो वापस आने लगा है। टोका फिर से पेगीमारू को अपने साथ जुड़ने को कहता है लेकिन पेगीमारू मना कर देता है। तभी वहाँ ईव आ जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। टोका सेरेस को लिज के साथ पीछे भेज देता है। जिसके बाद वो उनसे लड़ने के लिए चली जाती है। वो ईव को देखकर उसके ऊपर हमला करने जा ही रहे थे लेकिन तभी टोका सभी को पैरालाइज कर देता है। तभी वहाँ ड्यूक और उसका साथी आ जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा ईव। ड्यूक तुम्हारे कटे हुए सर को सबके सामने दिखाना चाहता है और वो तुम्हारी चमड़ी उतार कर उस लड़की को पहनाएगा ताकि तुम हमेशा उसके साथ रह सको। ड्यूक कहता है कि जब मैं उसे बेचूंगा तो मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा कि वो तुम्हारी चमड़ी पहन कर रहे। टोका उन्हें पैरालाइज करने की कोशिश करता है पर वो एक साथ 80 से ज्यादा लोगों को पैरालाइज नहीं कर पाता, तो वो उन्हें अंधा करने लगता है। जिसके बाद ईव एक एक करके उन सभी को मारने लगती है। कुछ लोग वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। टोका ईव से कहता है कि अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसे मार देना। जिसके बाद ईव सभी को मारना जारी रखती है और टोका भी लोगों को मारने लगता है ताकि वो और भी ज्यादा लोगों को पैरालाइज कर सके। एक सोल्जर उस पे पीछे से हमला करने जाता है पर सेरेस उसे मार देती है। तभी ड्यूक एक सोल्जर को मार देता है जो कि वहाँ से डर के भाग रहा था और बाकी के सोल्जर्स को टोका को मारने को कहता है। ईव टोका का शुक्रिया अदा करती है। उसे लगा था कि वो कभी एक वॉरियर की तरह नहीं लड़ पाएगी पर उसे यहाँ लड़ने में बहुत मजा आ रहा है। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से ड्यूक के सोल्जर्स को मारने लगती है। ड्यूक उन्हें धमकी देता है जब तुम मुझे फ्यूचर में मिलोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत होती कैसी है। तभी टोका उसे फ्रीज कर देता है। तुम गधे हो क्या? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? जिसके बाद ईव उसका गला काट देती है। इसके बाद टोका वापस पहुंच जाता है और वो सेरेस का शुक्रिया अदा करता है मदद के लिए। तुम अब से हमारी वाइस कैप्टन हो। अगर मैं कभी ऑर्डर्स देने के लायक ना बचूं तो तुम सारी कमांड संभालोगी। इसके बाद टोका शिंट ग्रुप के सभी लोगों को फ्रीज करने लगता है। वो कहता है कि स्किल का यूज करके वो डेड बॉडीज को ऑब्जेक्ट में बदल सकता है जिनके आसानी से टुकड़े किए जा सकते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो उनकी लाशों को छुपा सके क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने ब्लैक ड्रैगन को मारने की जिम्मेदारी ली थी, तो वो इन सारी चीजों का ब्लेम उन्हीं पर डालना चाहता है। वहीं आशिंट ग्रुप के गायब होने के बारे में सुनकर अल्जा किंगडम का किंग हैरान हो जाता है और उसे बताया जाता है कि वहाँ सिर्फ ड्यूक और उसके प्राइवेट सोल्जर्स की ही लाशें मिली हैं। वो उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता था पर अब उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो विशेष को क्या बताएगा, तो वो सभी को आशिंट ग्रुप को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद वो सभी आराम करने के लिए
लिए केव में पहुंच जाते हैं जहाँ ईव और लिज सो जाते हैं। सेरेस कहती है कि मैं यहाँ पर नजर रखूंगी तो आप मेरी गोद में सो सकते हैं, पर टोका कहता है कि थक तो तुम भी गई होगी तो क्यों ना तुम मेरी गोद में सो जाओ, यहाँ चल क्या रहा है यार। सेरेस तुरंत ही उसकी गोद में सर रख देती है जिससे टोका हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो बस मजाक कर रहा था और वो बेचारी शर्मा के माफी मांगने लगती है और टोका कहता है कि वो उसके कानों को छूना चाहता है जिसकी परमिशन सेरेस दे देती है। जिसके बाद वो टोका से पूछती है क्या उसे ईव और लिज के साथ कोई स्पेशल अटैचमेंट है क्योंकि वो उनसे भी अच्छी तरह से बिहेव करता है जैसे वो उसके साथ करता था। टोका बताता है कि ईव को देखकर उसे अपने अंकल की याद आती है जो कि उसी की तरह बहुत अच्छे थे और लिज में वो खुद को देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम न्यान्ता और आयका को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे। न्यान्ता कहती है कि तुम एक दिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगी पर अपना प्रॉमिस याद रखना। इसके बारे में गॉर्जस को पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो इस चीज की कभी परमिशन नहीं देंगी। आयका उससे पूछती है कि आखिर आप मुझे ट्रेनिंग देने के लिए मान कैसे गई। न्यान्ता कहती है कि उसे देखकर उसे अपनी छोटी बहन की याद आती है। दूसरी तरफ टोका ने लिज को नए कपड़े दिए थे जिसे पहनकर वो बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। सेरेस अपने ग्रुप का नाम रखने को कहती है और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ब्रिगेड का नाम सजेस्ट करती है क्योंकि यही नाम पुरानी फ्लाई किंग की आर्मी का था। ये नाम सभी को बहुत पसंद आता है और टोका भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सभी डीमन जोन के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद ईव उन सभी को एक मैप दिखाती है और बताती है कि रेड डॉट विच की पोजीशन है और ग्रीन डॉट हमारी। रात को जब वो आराम कर रहे थे टोका सोच रहा था कि मुझे लगा था समय के साथ मेरा गुस्सा कम हो जाएगा पर मैं अभी भी उससे बदला लेना चाहता हूँ और मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मैं डीमन जोन के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा और अपना लेवल इतना बढ़ाऊंगा कि उन सभी गद्दारों को और उस गॉडेस को नर्क दिखा सकूं। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस सभी से कह रही थी कि तुम्हारा लेवल काफी अच्छे से बढ़ रहा है पर तुम्हारी सिर्फ बेसिक एबिलिटीज ही इम्प्रूव हुई हैं। तुमने कोई भी नई टेक्निक नहीं सीखी तो इसीलिए तुम सभी को ट्रेन करने के लिए मैंने कुछ अलग लोगों को बुलाया है। ग्रेट डीमन एम्परर के आसपास हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो जल्दी हमें उससे लड़ना होगा तो आज से तुम्हें अपनी मेहनत को दुगना करना होगा। और वो न्यान्ता से कह रही थी हमें जल्दी ही ग्रेट डीमन एम्परर से लड़ना होगा और इनको कॉम्बैट स्किल्स की जरूरत है और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें गोल्डन डीमन जोन जाना चाहिए। टोका की टीम डीमन जोन में आगे जा रही है तभी उन्हें किसी डीमन के होने का एहसास होता है। तभी वो डीमन उनके ऊपर हमला शुरू कर देता है। ईव उससे लड़ने लगती है और टोका छुप के उसे पैरालाइज और पॉइजन दे देता है। अभी के लिए उसकी स्किल इन पर असर कर रही है पर वो श्योर नहीं है कि आगे मिलने वाले मॉन्स्टर्स पर उसकी स्किल काम करेगी या फिर नहीं। जिस तरह के डीमन से वो रून्स में लड़ा था उससे ये काफी कमजोर है। इसके बाद वो चाकू निकाल लेता है क्योंकि उस बुक में उसने इसी तरह के एक डीमन को देखा था और इसके सर पर जो ये अजीब सी चीज है वो फॉरबिडन आइटम्स बनाने के काम आ सकती है। इसी तरह का आइटम उसने अपने मास्क में भी लगाया है जिससे वो अपनी आवाज बदल सकता है। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी टोका के बैग में कोई चीज चमकने लगती है जिसके बाद वो सभी लोग रिवर को क्रॉस करने लगते हैं पर जब लिज टाप रही थी वो गिरने लगती है पर एन वक्त पर पिगीमारू उसे बचा लेता है। टोका कहता है कि वो लिज में खुद को देखता है और वो एक समय में ऐसा ही था इसलिए वो उसे सब कुछ करने देना चाहता है जो कि वो करना चाहती है। लिज उनसे पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। टोका कहता है कि हम बात नहीं कर रहे थे और अगर तुम्हें दोबारा कोई ऐसा कहता है इसका मतलब ये है कि वो बात तुम्हें नहीं बताना चाहता। तो लिज ईव से पूछती है क्या ये मुझे इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मैं वहां से गिर गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि ह्यूमंस और एल्व्स की ज्यादा कहानियां नहीं है तो जब टोका और सेरेस का बच्चा होगा वो कैसा दिखेगा। ये सुनते ही सेरेस पानी में गिर जाती है पर गीला होने की वजह से उसे ठंड लगने लगती है तो टोका उसे अपना कोट दे देता है। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। तभी ईव एक डीमन को सेंस करती है और वो टोका को बताती है कि वो अभी उसकी मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि वो डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो उन सभी को साइड में भेज देता है और वो खुद उन मॉन्स्टर्स का इंतजार करने लगता है। जब वो सभी उसके सामने आते हैं वो उन्हें पैरालाइज कर देता है जिसके बाद वो उन्हें पॉइजन दे देता है और उनके मरने के बाद टोका का लेवल अप हो जाता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर की स्किन को उतारने लगता है जिससे वो पिगीमारू के लिए स्ट्रेंथनिंग पोशन बना सके पर ये देखकर पिगीमारू की रूह कांप जाती है। तो टोका उसे समझाता है फिक्र मत करो, जब ये मैं पोशन में मिलाऊंगा तब तुम्हें उतना अजीब नहीं लगेगा। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं उन्हें फिर से किसी डीमन का एहसास होने लगता है पर आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी पिगीमारू बैग की तरफ इशारा करता है और टोका अपने बैग में से वही अंडा निकालता है जिसके फूटने के बाद उसके अंदर से एक घोड़े का बच्चा निकलता है और निकलते ही उसका साइज बड़ा हो जाता है। वहीं उनमें से किसी ने भी ऐसे डीमन को पहले नहीं देखा था। वो टोका को अपना पप्पा समझ के उसके पास चला जाता है। सहलाते वक्त टोका को उसकी पीठ पर एक ऑर्ब दिखता है जिसे कि वो माना ऑब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेरेस बताती है कि ऐसे ऑर्ब्स सिर्फ मैजिकल बीस्ट और मैजिकल क्रीचर्स पर ही पाए जाते हैं
जिसके बाद टोका अपना माना उसे देने लगता है और कुछ देर में ही वो छोटे बच्चे से बिल्कुल बड़ा बन जाता है। और इतना इवॉल्व होने के लिए उसने 1000 माना पॉइंट्स लिए, पर इसके बाद भी वो घोड़ा उसे और माना डालने को कहता है और 10,000 माना पॉइंट्स अब्सॉर्ब करने के बाद वो फिर से इवॉल्व हो जाता है और इस बार उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। ये तो काफी कमाल का क्रीचर है और मैं इसका बाप हूँ। तो सेरेस कहती है उन्हें इसका नाम रखना चाहिए। टोका उसका नाम स्ले रखता है जो कि ओडिन के घोड़े पर बेस्ड है। टोका उससे कहता है क्या तुम अपनी पुरानी फॉर्म में आ सकते हो? स्ले हाँ में मुंडे हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टोका के चादर मोड क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि अपने एक्सपी बढ़ाने के लिए डीमन जोन पहुंचे हैं। वहीं किरिहारा का मुंह फूला हुआ था क्योंकि वो सभी जानबूझकर उसे कमजोर मॉन्स्टर से लड़ा रहे हैं और उसे लगता है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और वो कहता है वक्त आ गया है, अब मुझे सभी को दिखाना होगा कि सबसे ताकतवर है कौन। रात को हीरोज की तरफ मॉन्स्टर्स बढ़ने लगते हैं पर उनके गार्डियंस को लगता है कि वो इन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वो खुद ही उन डीमन से लड़ने पहुंच जाते हैं। पर जब वो 2 डीमंस को मार देते हैं वो देखते हैं कि उनकी तरफ और भी ज्यादा डीमंस आ रहे हैं। वहाँ किरिहारा भी पहुंचा हुआ था। तुम इतने कमजोर डीमन से मुझे पीछे रहने को कह रहे थे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत क्या होती है। जिसके बाद वो अपने स्किल का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में जला देता है। मेरी इनहेरेंट स्किल 4th लेवल तक पहुंच चुकी है, तुम्हें मुझे सीरियसली लेना चाहिए। ध्यान से देखो, ये है फ्यूचर किंग किरिहारा की असली ताकत। वहीं दूसरी तरफ ये सारा शो रित्सुकी और हिजरी सुनते हैं और वो भी वहां जाने का डिसाइड करते हैं। वैसे भी जिस स्पाई को उन्होंने पकड़ा था उसने तो आत्महत्या कर ली है और रित्सुकी को लगता है कि इस स्पाई को जरूर विशियस नहीं भेजा है। वहीं टोका भी जंगल में लगी हुई आग को दूर से देख रहा था और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लड़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में की एलियन है। सुबह जब सेरेस और ईव उठते हैं वो देखते हैं कि वहाँ टोका नहीं है और जब वो बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि टोका ने कई डीमंस को मार गिराया है। ईव ये देख के हैरान हो जाती है कि वो एक ह्यूमनॉइड डीमन है। हाँ ये ह्यूमनॉइड ही था पर जितना मुझे लगा था ये उतना भी ताकतवर नहीं था और अब मैं बस कुछ मटेरियल्स ढूंढ रहा हूँ। वहीं अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी ईव को इन सब चीजों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद वो सभी लोग एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं पर सामने रास्ता बंद था तो टोका एक और रास्ता ढूंढता है जिसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। सेरेस कहती है कि उसे आराम कर लेना चाहिए पर टोका का मानना है कि हवा बहुत तेज चल रही है और तूफान कभी भी आ सकता है तो जितना हो सके उतनी देर तक उन्हें चलना चाहिए। वो लिज से पूछता है क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मुझे पहले लग रहा था पर अब नहीं लग रहा। वैसे भी सेरेस ने कहा था जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा, हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सेरेस लगता है मुझ पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है, ऐसा तो होना ही है, आपके साथ तो मुझे भी डर नहीं लगता। इसके बाद वो पहाड़ के बीच में एक क्रैक के पास पहुंचते हैं जिसकी दूसरी तरफ पहुंचते ही वो विच के पास पहुंच जाएंगे। ईव उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसे लगा था कि वो कभी लिज को नहीं बचा पाएगी पर इस सपने को उसी ने सच किया है। तभी एक मॉन्स्टर ईव पर हमला कर देता है पर किसी तरह ईव उसे मारने में कामयाब होती है पर तभी अचानक से वो चमकने लगता है और बड़ी ही जोर से चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं और टोका भी इस चीज को सेंस कर लेता है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर टोका सभी से कहता है कि सिर्फ वही है जो कि इतने मॉन्स्टर से लड़के जिंदा वापस आ सकता है, तो वो सभी यहाँ से चले जाएं और अपनी वाइस कैप्टन सेरेस की बात माने। वहीं बाकी के चिमकांडियों पर उन मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। उनके इंस्ट्रक्टर्स उन्हें जल्दी वहाँ से हटने को कहते हैं। वहीं वहाँ और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और ओयामाडा और किरिहारा एक एक करके उनसे लड़ रहे हैं। तभी एक मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला था, तभी काशिमा आके उसे बचा लेती है पर वो खुद फंस जाती है। और जानते हो मुझे क्या देख के हैरानी नहीं हुई, वो लड़की काशिमा को छोड़कर भाग जाती है। वहीं काशिमा सोच रही थी सब कुछ ठीक है, किसी की भी जान नहीं गई है। तभी उसे टोका की याद आती है। वहीं सेरेस के साथ सभी लोग गुफा में छुपे हुए हैं और टोका लड़ने की तैयारी करने लगता है। वो अपने मैजिक से स्ले को ट्रांसफॉर्म कर देता है और पिगी मारू को मॉन्स्टर्स तक सिग्नल भेजने को कहता है ताकि वो सभी उसकी तरफ आने लगे। जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आने लगते हैं और वो स्ले के साथ बैठकर वहां से भागने लगता है। टोका सोचने लगता है मैं लोगों को नहीं दिखा सकता कि मैं कितना डरा हुआ हूँ, ये जितने मॉन्स्टर्स हैं ये आसानी से मुझे घेर सकते हैं पर मुझे कुछ भी करके इन सभी को हराना होगा। तो पंटर लोग क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? जिसके बाद स्ले और भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है और टोका और पिगी मारू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं आयका देखती है कि मॉन्स्टर्स ने कुछ स्टूडेंट्स को मार दिया है। वो यासु से पूछती है कि वो दोनों उसकी टीम में थे तो वो मर कैसे गए। ऐसे कूड़ों को बचाने के लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला, तुम्हें के क्लास ही रहो, अपने क्लासमेट्स को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर यासु को लगता है कि वो अभी भी उसे नीचा समझती है और उस पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही है। वहीं आयका कंफ्यूज हो जाती है ये कहाँ पे अपना सर मार के आया है, ये बोलना क्या चाहता है। यासु कहता है कि मैं ताकतवर था इसलिए मैं जिंदा हूँ, ये कमजोर थे और मर गए, बस
इतनी सी बात है, ताकतवर को कमजोरों को बचाना चाहिए। तुम अपनी बड़बड़ कब बंद करने वाली हो? तुम इसलिए इतना बोल रही हो क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है अगर ये मर जाते हैं? कौन सा ये अच्छे इंसान थे? तुम भूल गई जब टोका को वहाँ भेजा जा रहा था तब ये लोग हंस रहे थे, और जब मैं कमजोर था यही मुझे बुली किया करते थे। इनके साथ अच्छा ही हुआ है तभी वहाँ किरीहारा पहुँच जाता है। लगता है तुम अपनी औकात भूल चुके हो। तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम किसी को बचा सको। लगता है ए रैंक तुम्हारे सर पर चढ़ चुका है। ये सुन के यासु को गुस्सा आ जाता है। सर मेरा नहीं, एस रैंक बन के तुम्हारा चढ़ चुका है। यहाँ एक ऐसी एस रैंकर है जिसके पास अभी तक कोई इनहेरिट स्किल नहीं आई है, पर असागी को देखो, वो भले ही डी रैंकर है पर उसके पास इनहेरिट स्किल है जो ए रैंक के हीरोज को भी टक्कर दे सकती है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, हीरोज के लिए रैंक ही सब कुछ नहीं होता। तुम सिर्फ एस रैंक होकर खुद को मुझसे ताकतवर समझते हो। एक दिन मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि असली ताकतवर वेसल कौन है। ये सुनकर ओयामाडा उस पर हमला करने जाता है पर किरीहारा उसे रोक देता है। वो आयका से कहता है तुम्हारी वजह से एस रैंक कमजोर दिख रहे हैं। मुझे सभी को दिखाना ही होगा कि मैं किंग की असली वेसल हूँ। तभी एक लड़की असागी को बताती है कि काशिमा अभी भी गायब है। वहीं ईव टोका को देखने जाना चाहती है क्योंकि उसे नहीं लगता कि इतने सारे मॉन्स्टर से वो अकेला लड़ सकता है, और वैसे भी यहाँ आने पर वो सबसे कम सोया है, पर उसने अपनी स्लीप स्किल का यूज करके उन सभी की नींद पूरी की है। क्योंकि ईव रात में देख भी सकती है और उसकी सुनने की शक्ति भी बहुत ज्यादा है, तो उसे यकीन है कि वो उसे ढूंढ ही लेगी। सेरेस कहती है कि वाइस कैप्टन के तौर पर उसे उन्हें बचाना चाहिए, पर यहाँ तो वही उस पर डिपेंड कर रही है, और वहीं वो उसे जाने से नहीं रोक सकती थी क्योंकि सेरेस का टोका के साथ थोड़ा टाका भिड़ा हुआ है। इसके बाद ईव वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टोका पेगिमारू के साथ मिलकर उन सभी के ऊपर बर्ज़र्क स्किल का यूज करता है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं। पर इस स्किल का असर उनके ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रहता, और असर हटते ही वो सभी उसका पीछा फिर से शुरू कर देते हैं। यानी इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे उन्हें पूरी तरह से मारना ही होगा। वो सबसे आगे आ रहे मॉन्स्टर्स को पैरालाइज कर देता है और फिर से वहाँ से भागने लगता है। वहीं बारिश की वजह से ना ही टोका ठीक से देख पा रहा था ना ही सुन। वहीं पेगिमारू के साथ कनेक्ट होने की वजह से उसके माना पॉइंट्स बड़ी ही जल्दी खत्म हो रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, और बिना लेवल अप किए वो इन सभी मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। और लेवल अप करने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स को मारना होगा, पर इसमें बहुत खतरा है क्योंकि एक्सपी के लिए उसे मॉन्स्टर्स के पास रहना होगा। यानी उसे वहीं जाना होगा जहां उसने पहले मॉन्स्टर्स को रोका था। जिसके बाद वो स्ले को उड़ने को कहता है और वो उड़ता हुआ रास्ते के सभी मॉन्स्टर्स पर पैरालाइज और डार्क का यूज करने लगता है। वो सभी मॉन्स्टर्स के बीच से होता हुआ आगे बढ़ता जाता है, और इससे पहले कि उसका माना पूरी तरह से खत्म हो जाए वो उस मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है जिसे उसने पहले पैरालाइज किया था। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद टोका का लेवल अप हो जाता है, जिससे उसके सारे स्टैट्स बढ़ भी जाते हैं और माना रिस्टोर हो जाती है। जिसके बाद वो पेगिमारू को और भी ज्यादा बड़ा करके सभी मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगता है। जिसके बाद टोका के पीछे 2 मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं, पर क्योंकि वो उसकी रेंज के बाहर थे तो वो स्ले से नीचे उतर जाता है, और उसकी रेंज में आते ही टोका उन्हें मार देता है। इसकी वजह से टोका का लेवल फिर से बढ़ जाता है और वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। पर मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा थे कि टोका और स्ले दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, और अब टोका चारों तरफ से मॉन्स्टर्स से घिर चुका था। पर उनके बीचों बीच खड़ा होकर भी टोका सभी मॉन्स्टर्स को मारना जारी रखता है, जिससे उसका लेवल भी बढ़ता जाता है। वहीं काशिमा ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था और वो रोते हुए कह रही थी कि वो भी आयका की तरह लोगों की मदद करना चाहती है, और उसे पछतावा है कि वो टोका की मदद नहीं कर पाई। तभी उसके सामने ईव आ जाती है। उसे देखकर ईव को लिज की याद आती है और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर काशिमा ये देखकर डर जाती है और इत्सुकी काशिमा को बचाने के लिए ईव पर हमला कर देती है, और उसके बिजली के झटकों की वजह से वो बोल भी नहीं पाती। उन्हें देखकर ईव समझ जाती है कि ये वही हीरोज हैं जिनके बारे में टोका ने उसे बताया था। इत्सुकी और ईव आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं लड़ाई के दौरान इत्सुकी इम्प्रूव हो रही थी, और जब फिर से ईव का ध्यान काशिमा पर जाता है इत्सुकी को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है, पर ऐन वक्त पर पीछे से उसे हिजरी रोक देती है और आके इत्सुकी को बताती है कि ईव कोई मॉन्स्टर नहीं है। उसे देखकर ही पता लगता है कि उसके पास भी फीलिंग्स है और वो पूरी तरह से कम्युनिकेट कर सकती है, और पास से आकर देखने के बाद हिजरी को पता लग जाता है कि वो वही लेपर्ड ब्लड फाइटर है जिसके बारे में उसने सुना है। इसके बाद वो उससे कई सवाल पूछती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। ईव उसे बताती है कि वो अपने मास्टर को यहाँ ढूंढ रही है। तुम्हें लगता है कि वो अभी भी जिंदा होगा इतने सारे मॉन्स्टर्स के बाहर आने के बावजूद भी, यानी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईव कहती है कि उसके मास्टर की स्ट्रेंथ ऐसे ही नापी नहीं जा सकती। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं टोका अभी भी मॉन्स्टर से लड़ ही रहा था, तभी पीछे से एक बड़ा सा एलिफेंट मॉन्स्टर उस पर हमला करने आता है, पर उस पर स्लीप यूज करने के बाद वो उस पर पॉइजन यूज करता है। टोका देखता है कि अभी भी उसके पास काफी
काफी सारी एमपी बची है, लेकिन पिगी मारू बहुत ज्यादा थक चुका है तो वो उसे आराम करने को कहता है। वहीं स्ले की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और टोका उससे कहता है कि अगर वो और नहीं लड़ पाएगा तो वो उसे बता दे, डरे नहीं। इसके बाद जब वो अपना मास्क उतारता है, गिरने की वजह से उसे भी चोट आ चुकी थी, पर इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से उसका लेवल 2000 से ऊपर जा चुका है, पर उसके जख्म और स्टैमिना रिकवर नहीं हो रहे और अभी भी एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बचा हुआ है जो कि काफी देर से उसे छुपकर देख रहा है। टोका को लगता है कि वो जरूर समझ गया होगा कि वो अपनी स्किल का यूज तभी कर सकता है जब उसका टारगेट उसकी आंखों के सामने हो, तो वो अपने अगले प्लान की तैयारी करता है और स्ले पर बैठकर वहां से भागने लगता है और उसके पीछे वो मॉन्स्टर आने लगता है। जैसे ही वो टोका के पास पहुंचता है वो उस पर अपनी स्किल यूज करने लगता है, पर ऐन वक्त पर वो खुद को छुपा लेता है। तभी वो लेजर से टोका के ऊपर हमला करने लगता है जो कि उसके साथ साथ स्ले को भी लग जाते हैं और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर वो मॉन्स्टर उनके करीब आने लगता है। तभी टोका पिगी मारू से मदद मांगता है। वो मॉन्स्टर फिर से उनके ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगता है और जैसे ही वो अपने लेजर को छोड़ता है, इस बार उसका हमला पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर था और वहाँ आसपास तबाही मच जाती है। उसे धूल में सामने टोका का हेलमेट दिखता है, पर जब वो उस पर हमला करने जाता है वहाँ टोका नहीं था। तभी उसका ध्यान पिगी मारू भटकाता है और जब वो उस पर हमला करता है, टोका इस मौके का फायदा उठाकर उसे पैरालाइज करने के बाद उस पर बर्जर्क स्किल का यूज करता है। इसके बाद जब वो स्टेटस ओपन करता है, वो देखता है कि उसकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और जब उस मॉन्स्टर की मौत होती है उसका लेवल बढ़ जाता है और साथ ही उसकी हायर लेवल स्किल भी अनलॉक होती है। टोका उन दोनों को इतनी मेहनत कराने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि चलो अब अपने दोस्तों के पास चलते हैं, पर वो इतनी बुरी तरह से थका था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर ऐन वक्त पर ईव आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो उन तीनों को ही उठाकर लेकर जा रही थी, जो देखकर टोका हैरान हो जाता है। आगे ईव उसे बताती है कि उसे ढूंढते वक्त वो दूसरी दुनिया से आए हुए ह्यूमन से मिली थी जिनका नाम हिजरी इत्सुकी और काशिमा था, पर उसने उन्हें टोका का नाम नहीं बताया क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके रिलेशंस उनके साथ कैसे हैं। टोका कहता है कि तुमने बेहतर ही किया, अच्छा यही होगा कि उन्हें लगे कि टोका मिमोरी मर चुका है। इसके बाद ईव केव तक पहुंच जाती है और उन सभी को सही सलामत देखकर सेरेस और लिज बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इसके बाद सेरेस सभी की मरहम पट्टी कर देती है। टोका कहता है कि तुम तलवारबाज होने के साथ साथ जख्म भी हील कर सकती हो, सच में तुम कमाल की हो। सेरेस उसके फटे हुए कोट को देखकर कहती है कि वो सिलाई भी कर सकती है। वहीं रात को टोका को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, तो सेरेस उसे अपनी गोद में सोने को कहती है क्योंकि वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। जब टोका उसकी गोद में सर रखता है, सेरेस उससे कहती है कि वो सब कुछ खुद ही ना करे। जब सभी मॉन्स्टर उनके सामने आ गए थे, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो अकेले ही उन सभी को संभाल लेगा। इस पर ईव और लिज ने तो भरोसा कर लिया था, पर वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। आगे वो उससे कहती है कि उसे डर लगता है क्योंकि वो खुद को इतने ज्यादा प्रेशर में डाल रहा है कि कहीं वो एक दिन टूट ही ना जाए। टोका कहता है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो प्लीज मेरा ध्यान रखना ताकि ऐसा कभी ना हो। जिसके बाद वो बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे टोका सो जाता है। इसके बाद सेरेस जब उठ के वहाँ से जा रही थी, वो टोका पर ही गिर जाती है और बेचारे अबला टोका को जाकर किस कर देती है और उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि उसने क्या कर दिया। इसके बाद जब टोका उठता है, वो देखता है कि सेरेस नहीं सो रही थी, तो सेरेस उससे माफी मांगती है और टोका उससे पूछता है कि क्या वो अपनी स्लीप स्किल का उस पर यूज कर सकता है, जिस पर वो हाँ करती है और टोका उसे सुला देता है। जिसके बाद वो सोच रहा था शायद मैं इसके साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब वो तीनों वापस जा रहे थे, इत्सुकी काशिमा से पूछती है कि वो आसाकी के ग्रुप में क्यों है, क्योंकि उसे तो क्लास रैप के ग्रुप में होना चाहिए। काशिमा याद करती है कि कैसे उस सन की औरत ने जबरदस्ती उससे मॉन्स्टर को मरवाया था और वो कहती है कि वो उसी के ग्रुप में रहना चाहती है। ये सुन के इत्सुकी कहती है कि उसे लगता है कि आसागी के थोड़े स्क्रूज ढीले हैं। काशिमा कहती है कि उसे पता है, पर उसे लगता है कि एक दिन वो आयका को बचा सकती है। वहीं अगले दिन टोका की टीम बाहर निकल जाती है। रास्ते में सेरेस उससे कहती है कि एक दिन वो उससे कुछ कन्फेस करना चाहती है क्योंकि अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। टोका कहता है कि ठीक है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है और सेरेस सोचने लगती है कि एक दिन वो टोका से अपने प्यार का इजहार जरूर करेगी, पर ऐसा करने में उसे किसी दुश्मन से लड़ने से भी ज्यादा डर लग रहा है। तो जब तक उसके पास इतनी हिम्मत नहीं आती, वो अपने किंग की रक्षा करती रहेगी। थोड़ी देर में ही वो सभी विच की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें आसपास बहुत सारी सील्स दिखती हैं और जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं, उन्हें बड़े बड़े पत्थरों पर उसी तरह की मैजिक सील्स दिखती हैं जो कि उनके वहां पहुंचते ही एक्टिवेट हो जाते हैं और बड़े से गोलम में बदल जाता है जो उन पर हमला करने जा ही रहा था, पर टोका उसे पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं जहां उन्हें एक बड़ा सा
बड़ा पेड़ दिखता है और उनके आसपास एक भी मॉन्स्टर नहीं था। वहाँ वो सभी एक छोटे से हट के अंदर जाते हैं जहाँ ईव को एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है और नीचे जाने के बाद वो काफी सारे गोलम्स को देखते हैं जो कि माइनिंग कर रहे थे। इसके बाद वो एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचते हैं जिसे ओपन करने के लिए काफी ज्यादा माना की जरूरत पड़ती है, पर टोका के पास इतना सारा माना था कि वो उसे ओपन कर ही देता है। वहीं दूसरी तरफ काशिमा के साथ वो सभी वापस पहुंच जाते हैं। आयका उससे मिलने आ ही रही थी तभी यासागी आकर उससे चिपक जाती है। हिजरी कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि हम काशिमा को ढूंढने चले गए क्योंकि जो सोल्जर्स उन्हें जंगल में मिले वो शायद क्लास 2C के स्टूडेंट्स को मारने आए थे। जैसे अगर आज काशिमा की मौत हो जाती तो आयका खुद पे से कंट्रोल खो बैठती। आगे जो होता वो हम सोच ही सकते हैं। वहीं वो सभी उस दरवाजे से बाहर आकर बड़ी ही सुंदर सी जगह पर पहुंच जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो अंडरग्राउंड है या फिर किसी और जगह पर पहुंच चुके हैं। उनके सामने एक बड़े से घर में उनके सामने फॉरबिडन विच चल कर आती है और उसे देखकर टोका को लगता है कि अब फाइनली वो उस स्क्रोल को डिसाइफर कर पाएगा और पता लगा सकेगा कि उस गॉर्जस से बदला कैसे लिया जाए। वहीं गॉर्जस एक सोल्जर से कहती है कि ग्रेट डीमन एम्परर की आर्मी बड़ी ही जल्दी मूव कर रही है तो सभी हीरोज को वापस लेकर आओ। और वो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि वो सभी अब कितने स्ट्रांग हो चुके होंगे। इसके बाद वो विच और सरस एंशिएंट लैंग्वेज में बात करने लगते हैं और वो अपना नाम एरिका बताती है और कहती है कि वो वही फॉरबिडन विच है जिसे कि वो लोग ढूंढ रहे थे। और अपने बदले के बारे में सोचकर टोका मुस्कुराने लगता है।